बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स कम्युनिटी एसोसिएशन के चैनल पाकिस्तान टैक्स अकेडमी में खुशामदीद। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2026 को डिटेल स्टडी करेंगे। स्टडी में जाने से पहले मैं तलावत कुरान पाक के लिए दावत दूंगा मिस्टर असलान अकबर को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। ए प्यारे नबी, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और आप लोगों को देखेंगे कि वो अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे हैं, तो आप अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कीजिए और उससे बख्शिश मांगिए। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। सदाक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं तमाम हज़रात से इल्तमास करूँगा कि एक दफ़ा दुरूद पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब मैं टाइम ज़ाया किए बगैर सदर पाकिस्तान टैक्स कम्युनिटी एसोसिएशन जनाब मोहम्मद मंशा सुखैरा साहब को दावत दूंगा कि वो आए और स्टडी का बाकायदा आगाज करें। जनाब मोहम्मद मंशा सुखैरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा इंटरेक्टिव सेशन जो है या डिस्कशन है या टॉपिक है या प्रेजेंटेशन है वो ऑन द टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2026 है 26। तो इसमें हमने इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क है उसको डिस्कस करेंगे और दूसरा जो पार्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो है ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न 2026 वो इलेक्ट्रॉनिक उसका प्रोसीजर फ्रेमवर्क है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट में जो हमारे कंटेंट्स है ये स्कोप ऑफ इनकम है कि इनकम क्या है, उसके बाद हेड ऑफ इनकम है, रिजीम ऑफ टैक्सेशन है, रिटर्न क्या है, बट हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, who is not required to file return of income, when to file a return of income, how to file a return of income, special circumstances return, can return be revised, extension of time of filing of return, effect of complete or incomplete return, wealth statement and reconciliation statement under section 116 and 116A, what are the effect of non-filing of return or statement, consequence of non-filing of return and wealth statement, देन प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड इशू इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हेड ऑफ इसके साथ ही हम डाटा कलेक्शन का भी देख लेंगे कि कौन सा डाटा आपने अरेंजमेंट करनी है या कलेक्शन करनी है फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग एंड फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न। उसके बाद है हेड ऑफ इनकम वाइज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, देन प्राइस राइट फॉर्म ऑफ रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट, देन रेलेवेंट एसआरओ एंड सर्कुलर। ये हमारे सब्जेक्ट मैटर होंगे। तो आज हम फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क है। तो उसमें सबसे पहले स्कोप ऑफ हम स्टैच्यूटरी प्रोविजन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है उसको या इनकम के मुताल्लिक या रजीम है उसको हम पहले एग्जामिन करते हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिकली हम फीडिंग के प्रोसीजर पे आएंगे जो प्रोसीजर फ्रेमवर्क है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2026। तो फर्स्ट है इनकम।
तो इनकम का रेलेवेंट जो सेक्शन है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन उसका 29 है। तो इसमें इनकम इंक्लूड एनी अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, any amount subject to collection or deduction of tax under section 148, 150, 151, 153, 154, 156, 156A, 233, subsection 5 of section 234, section 236Z, and any amount treated as income under any provision of the ordinance or any loss of income। इसको हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनकम की जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। वर्ड इंक्लूड जब इस्तेमाल करते हैं तो वर्ड ऑफ इनलार्जमेंट है, रियल डेफिनेशन नहीं है, बल्कि उसमें कहा ये चीजें भी शामिल है। रियल जो उसकी मीनिंग है वो अलग है और ये चीजें उसमें एडिशनल बाय वर्च्यू ऑफ लीगल फिक्शन ऐड की हैं। नंबर इसमें 4 कैटेगरी है। नंबर 1 कैटेगरी ऑफ इनकम वो है जो चार्जेबल, कोई भी इनकम जो चार्जेबल टैक्स है अंडर द ऑर्डिनेंस तो वो इनकम है। दूसरा, जिन अमाउंट पे टैक्स कलेक्शन या डिडक्शन होती है इवन तो वो इनकम नहीं है, वो ग्रास रिसीट है आपकी, तो वो इन सेक्शन में जो सेक्शन मेंशन है 148 इंपोर्ट है आपकी, तो इंपोर्ट तो इनकम अदरवाइज लीगल पैरामीटर में तो इनकम नहीं होती, वो तो आप परचेज कर रहे होते हैं, तो उसको भी उस पे जो अमाउंट है आपकी उस पे जो डिडक्शन होती है उसको ही उनका ट्रीट किया है। तीसरा 150 है, डिविडेंड है, दूसरे हेड जितने भी हैं जिन पे विद होल्डिंग या डिडक्शन होती है वो सेक्शन को अदरवाइज वो इनकम नहीं है, वो विद होल्डिंग पर्पज के लिए आपकी रिसीट हो सकती है, आपकी पेमेंट हो सकती है, तो वो जो अदरवाइज इनकम नहीं भी है एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो परचेजेस हो सकती हैं जो कि अदरवाइज आपकी इनकम नहीं है। इनकम तो आपकी होती है कि टोटल टर्नओवर में से आप एक्सपेंडिचर लेस करें तो नेट इनकम आपकी आती है। तो इनकम नहीं भी है तो उसने बाय वर्च्यू ऑफ जब किसी चीज पे विद होल्डिंग या डिडक्शन लगानी है, टैक्स में लॉ में कुछ प्रोविजन देना है, तो पहले उसको इनकम ट्रीट करना जरूरी है। अगर इनकम ट्रीट ना किया जाए तो उसमें डिडक्शन भी नहीं हो सकती, इसलिए उसको इनकम में बाय वर्च्यू ऑफ लीगल फिक्शन इवन दो दैट इज नॉट इनकम तो उसको इनकम ट्रीट किया गया है। फिर उसमें विद होल्डिंग की प्रोविजन जो है अनेक्ट की गई है। तो इन सेक्शन में जो आपकी रिसीट या पेमेंट होगी उसमें जो विद होल्डिंग होगा उसको पहले इनकम ट्रीट किया गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो उसमें है कि एनी अमाउंट ट्रीटेड टू बी इनकम, बाद बार डीम्ड इनकम जैसे सेक्शन 111 है उसमें आपका कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक में है, इन्वेस्टमेंट है, मनी है, आर्टिकल है, इवन एक्सपेंडिचर भी है या कोई रिसीट है तो वो भी ट्रीट की गई है जो अनएक्सप्लेन्ड हो, जिसकी नेचर सोर्स आप ना बता सकते हो, तो वो अदरवाइज जो आपकी इनकम नहीं भी है तो वो जो ट्रीटेड टू बी एज इनकम है अंडर द ऑर्डिनेंस। इस तरह सेक्शन 39 है उसमें लोन शोन अगर आपने दिया अदरवाइज देन क्रॉस चेक जो कि इनकम नहीं है आपकी लायबिलिटी है तो उसको भी जो ट्रीटेड टू बी इनकम है तो वो भी आपकी इनकम ट्रीट होगी। लॉ के तहत प्रेजम्पटिव इनकम भी हम इन चीजों को कहते हैं या उसको डीम्ड इनकम कहते हैं या ट्रीटेड इनकम कहते हैं। तो उसके बाद आखिरी लॉस ऑफ इनकम है। अगर हम एक तो कहते हैं कि पॉजिटिव है, अगर लॉस हुआ है तो वो भी इनकम है, अदरवाइज वो इनकम नहीं है, लेकिन क्योंकि लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड सेट अप करते हैं वो भी इनकम को उसको भी ट्रीट किया गया है कि वो भी आपकी इनकम है। पॉजिटिव इनकम और नेगेटिव, पॉजिटिव मीन आपकी टर्नओवर जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए, सरप्लस हो जाए तो पॉजिटिव इनकम है। अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो आपकी सेल या टर्नओवर कम हो तो वो नेगेटिव इनकम है। तो नेगेटिव इनकम भी इनकम ट्रीट है, ट्रीट करके फिर वो कैरी फॉरवर्ड या सेटअप उसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो लॉस ऑफ इनकम को भी एज ए इनकम ट्रीट किया गया। तो ये 4 काइंड है इसके अंदर जो इंक्लूसिव इनफॉर्म है। रियल इनकम जो उसकी मीनिंग है डायरेक्टिव मीनिंग या अदरवाइज जुडिशियल मीनिंग जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन 4 चीजें जो इवन अदरवाइज नहीं भी इनकम तो भी इनकम ट्रीट होगी। उसके बाद टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम जो है इसके लिए सेक्शन 2 है, सबसे 69 है और सेक्शन 10 है, इसमें ये डिफाइन है। ये बेसिकली ऑल सोर्स से जो इनकम होगी वो, इसमें एग्जम्पशन भी है इंक्लूडेड है। वो पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर 4-5 हेड है, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है और द सोर्स है। 5 हेड की इनकम प्लस जो एग्जाम्प्ट है वो भी ऐड करें तो ये ओवरऑल टोटल इनकम आपकी बनती है। इधर टैक्सेबल इनकम में एग्जाम्प्ट निकाल दें तो बिलो लिमिट ये वाली टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी द टोटल इनकम अंडर क्लास ए ऑफ सेक्शन 10 of the person for the tax year reduced but not below zero by the total of the any deductible losses under section 4 of that person for the tax year।
तो उसमें से जो आपकी वो होगी पहला पार्ट पर्सन अंडर ऑल हेड, उसमें से लेंगे तो टोटल इनकम होगी, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस काज का आता है जो उस हेड में, वो लेस करेंगे तो बाकी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। तो लॉ में जो टैक्स चार्ज होना है वो टैक्सेबल इनकम पे होना है, और वो टोटल इनकम पे चार्ज नहीं होना। हर हेड में सबसे पहले यही लिखा होगा कि इस हेड में ये इनकम चार्ज होगी, अदर देन एग्जाम्प्ट इनकम। जो इनकम होगी वो चार्जेबिलिटी में ही फॉल नहीं करेगी, तो वो हर हेड की डिटर्मिनेशन होगी, और उसके बाद वो सारे हेड ऐड होंगे, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस कुछ है, 4-5 है, खास है, वो लेस हो गए तो आपकी इनकम आएगी, वो चार्जेबल टैक्स होगी, उसमें फिर आप टैक्स कैलकुलेट, वो टैक्सेबल होगी, और उस पर टैक्सेशन आपकी टैक्स के जो रेट अप्लीकेबल होंगे वो होंगे। अब हेड ऑफ इनकम जो कौन कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी है 12 से लेके टोटल सेक्शन 14 तक, ये डील को है, इस हेड को डील करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है सेक्शन 15 से 16 तक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 18 से 36 तक, 36 तक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल 37 से लेके 38 तक है। इनकम फ्रॉम अदर 39 से 40 तक। ये स्कोप ऑफ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ना, एक पर्सन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंट उसकी क्लासिफिकेशन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में है, और दूसरी इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, या अदर स्टेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट है, वो है। तो रेजिडेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड इनकम जो है उसको हम देखेंगे, पाकिस्तानी इनकम, नॉन पाकिस्तानी इनकम भी सारी होगी, और नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ पाकिस्तानी इनकम टैक्सेबल होगी। ये डिफरेंट रजीम ऑफ टैक्सेशन है। इसमें नॉर्मल टैक्स रजीम है, यहाँ नॉर्मल इनकम टर्न होगी, और नॉर्मल उसमें नॉर्मल का मतलब ये होता है कि आपकी टर्नओवर या जो भी इनकम हेड है उसके तहत एक्सपेंडिचर लेस करके, और पांचों हेडों का टोटल करके डिडक्टेबल लेस करके उस पे रेट लगाना, उस पे वो नॉर्मल रजीम है, उसको एनटीआर कहते हैं। मिनिमम टैक्स रजीम किसी हेड पे कहा हुआ है कि कम से कम इतना टैक्स आपने जरूर देना है, वो उसको मिनिमम टैक्स रजीम कहते हैं। फाइनल डिस्चार्ज टैक्स जैसे एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट प्रोसीडर आएगी, उसमें जो टैक्स कलेक्शन होगा उसको ट्रीट किया गया है, वो फाइनल डिस्चार्ज है। तो जहां कहीं ये लिखा हुआ है कि ये इनकम इसमें जो डिडक्शन होगी वो फाइनल डिस्चार्ज होगा, तो फाइनल रजीम, इसको प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम भी कहते हैं। फिक्स टैक्स रजीम, उसी चीजों में फिक्स टैक्स दिया हुआ है कि इस पे, इस चीज पे, जैसे आपका ये एक फिक्स टैक्स रजीम में काफी सारे चीजें हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्मॉल शॉपकीपर के लिए आई है, 1% आप इस इनकम से ज्यादा होगी तो आप एक इनकम दे दें, कम से कम मिनिमम ये होगा, ऑप्शन है उसमें, उसका भी ऐसा सर्कुलर हम देख लेंगे। और भी जैसे 7F है, बिल्डर्स के लिए है, तो उसकी इनकम अलग कैलकुलेट करके कहा हुआ है कि इस पे टैक्स दे दें। डिफरेंट आपको फिक्स टैक्स रजीम दी जा सकती है कि इस बेसिस पे, जैसे रिटेलर है तो उस पे इलेक्ट्रिसिटी बेस पे कह दिया कि इतना टैक्स दे दें, डिडक्शन हो जाएगा, तो इस तरह का फिक्स टैक्स रजीम है। एक सेपरेट ब्लॉक टैक्स रजीम है कि नॉर्मल इनकम आपने कैलकुलेट की, उसमें से कुछ एरिया जो है उसको सेपरेट कर दिया, उसमें लहदा रेट लगा दिया, वो सेपरेट ब्लॉक। डिडक्टिव अलाउंस जो है, ज़कात है, मैंने पहले कहा ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, तो वर्कर प्रॉफिट पार्टी वेंचर, ये आपका जो टोटल हेड की इनकम है उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद इसको लेस करेंगे तो फिर टैक्सेबल इनकम आएगी। तो ये अलाउबल एजुकेशन एक्सपेंसेस है, ये डिडक्टिव अलाउंस फॉर प्रॉफिट एंड डेट है, उसके बाद ये डिफरेंट हेड थी। नेक्स्ट हेड जो है कैरी फॉरवर्ड एंड लॉस, इसका सेक्शन 56 से 59 है। नेक्स्ट, ये अब हम बेसिकली जो स्टैचुरी फ्रेमवर्क है विद रिगार्ड टू रिटर्न का, तो उसके हम डिफरेंट कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स के बाद फिर हम वन बाय वन सारे को डिस्कस कर लेंगे। तो पहला रिटर्न ऑफ इनकम जो है, कि इसका सेक्शन सब सेक्शन 1 से 7 तक है। इसमें ये भी है कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, व्हाट इज रिटर्न, व्हेन टू फाइल, व्हाट टू फाइल, एट व्हाट टाइम, व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइलिंग, रिवीजन रिटर्न, ये वो वेल्थ स्टेटमेंट, सारी चीजें इसमें। लेकिन लगा सकते हैं ये बैंक अकाउंट के मतलब है 114A 114B पावर टू इनफोर्स फाइलिंग और रिटर्न। तो इसके बाद पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, कुछ लोगों के लिए है कि इन्होंने नहीं फाइल करनी, ये सेक्शन है। वेल्थ स्टेटमेंट का सेक्शन 116 है। 116 से फॉरेन एसेट और स्टेटमेंट, इसमें इसकी कंडीशन दी गई है कि किसने फाइल करना है, उसकी क्या कंडीशन है। इस तरह नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू, अगर कोई डिसकंटिन्यू बिजनेस करता है तो उसने कहा कितनी फाइल करनी, किस पीरियड की, तो ये स्पेशल रिटर्न होगी। मेथड ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, ये 1 से लेके किस तरह आपने फाइल करनी है, और इसी तरह फिर आपकी टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ
ये बैचलर ऑफ में टाइमिंग भी है, कब कब तक आपने फाइल करनी है। फिर अगर आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम है कि विद इन टाइम जो उसमें स्पेसिफाइड है सेक्शन 118 में, उसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है, आप भी ले सकते हैं, बोर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद नॉन रेजिडेंशिप ओनर है तो इसके लिए सेक्शन 143 है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिटर्न है। नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट है, उसने भी कोई स्पेसिफिक रिटर्न फाइल। असेसमेंट फॉर पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान, इसने भी कोई रिटर्न फाइल करनी होती है। तीसरा वन टैक्स ईयर रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन ये है। 181 ए के लिए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है, ये सेक्शन डी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सर्टन केसेस, टैक्स पेयर कार्ड, डिस्प्लेइंग नेशनल कार्ड और बिजनेस स्कीम। तो ये रेलेवेंट सेक्शन स्टैट्यूटरी वर्क है। Record of beneficial earner, offence and penalties, return filing within due date, prosecution non, ये consequence of non filing, अगर आप नहीं फाइल करते तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। prosecution failure to file return in return of income। नेक्स्ट, ये रूल्स है इसके रिलेटेड, ये हमने सेक्शन एग्जामिन किए हैं, अब रूल्स है। रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टैक्स पेयर प्रोफाइल, ये 43B है। 35 एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इन ल्यू ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, वेल्थ स्टेटमेंट का 36 है। उसके बाद फर्न इनकम एसेट स्टेटमेंट है, रिटर्न ऑफ फर्निश, ये 37 है। नॉन रेजिडेंट 34 किधर है बेटा, ऊपर है। चलो कोई बात। 34 मेन सेक्शन जो है वो रिटर्न फाइलिंग के साथ अनेक्शन आपने क्या करना है, क्या चीजें करनी है, वो सारी 34 में वो मेजर सेक्शन है। रिटर्न टू बी फर्न बाय नॉन रेजिडेंट शिप ओनर करेक्टर, रिटर्न टू बी फर्निश बाय नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर, फर्निशिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न रूल 7CC है, ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को डील करता है। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ये रूल जो है 74 डील कर, फॉर्म एंड नोटिस वो 75 रूल है। तो अब हम इनकम टैक्स जो बेसिक सेक्शन है 114, उसका व्हाट इज रिटर्न, रिटर्न क्या है, डेफिनेशन में रिटर्न डिफाइन नहीं है, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 114 का 2 जो है उसके अंदर डिफाइंड है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये सेक्शन यहीं से हम शुरू कर लेते हैं वन बाय वन। तो जो उसमें कंटेंट्स हैं वो यहाँ से ही है। तो फर्स्ट में है कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। यहाँ आप लेटेस्ट जो अमेंडमेंट के साथ सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस फॉर्मल पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न ऑन इनकम फॉर ए टैक्स ईयर, नेमली एवरी कंपनी। तो सेक्शन 80 में पर्सन की डेफिनेशन है, वहाँ इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, तो कंपनी वैसे भी डिफाइंड है। तो जो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगा, एक तो कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट है वो भी, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, फेडरल गवर्नमेंट और भी काफी सारी है, तो जो भी डेफिनेशन में आती हैं उन सारों के लिए मैंडेटरी है कि वो फाइल रिटर्न फाइल करे। और इसकी डेट शेट कब है वो आगे हम देखते हैं, सेक्शन 118 में होगी। उसके बाद एवरी पर्सन अदर देन कंपनी whose tax income for the year exceed the maximum amount that is not charged tax under the ordinance, वो 6 लाख रुपए है, 6 लाख से जिसकी भी ऊपर जाएगी उसके लिए टैक्सेबल इनकम होगी, तो उसके लिए भी मैंडेटरी है। जिसकी टैक्स चार्जेबल टैक्स होगी, जो लोअर है लेस देन है उसके लिए नहीं है, जो अबव है उसके लिए भी फाइल करना मैंडेटरी है। any non-profit as defined in clause 36 of section 26, तो नॉन चैरिटेबल है 100C में भी वो स्पेसिफाइड है, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, वेलफेयर हो सकते हैं, और वो ट्रस्ट वगैरह इस तरह की चीजें। तो जो सेक्शन अप्रूवल साथ वो ले कमिश्नर से, चीफ कमिश्नर से, या उसकी एसोसिएशन होती है उसमें से, तो वहां उसके तहत जिसने अप्रूवल लेगी, रूल है इसका 211 12 13, तो उनके तहत जो अप्रूवल ले फ्रॉम द कमिश्नर, तो कमिश्नर उसको ग्रांट कर दे अप्रूवल, तो वो एनपीओ बन जाएगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और डिफाइंड है सेक्शन 2 का 36 सब सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 में डिफाइंड है, तो उसके लिए भी मैंडेटरी, इवन दो उसको 100% क्रेडिट मिलता है अगर वो अप्रूव्ड है, कंडीशन फुलफिल करती है, तो 100C की कंडीशन उस पर अप्लीकेट, तो अगर वो पहले अप्रूवल हो जाए, एनपीओ बन जाए, वो फिर 100C में उसको 100% जितने भी उसके टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेस नॉर्मल टैक्स हो, मिनिमम टैक्स हो, फाइनल हो, उन सब का 100% क्रेडिट मिल जाता है। जितना टैक्स उस पर लगेगा इनकम टैक्स में उतने का ही क्रेडिट मिल जाएगा, अल्टीमेटली उसको कोई टैक्स नहीं होगा। अगर उसका विद होल्ड हुआ है उसका रिफंडेबल हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन यही है, पहले अप्रूवल हो, फिर वो अप्रूवल इन अकॉर्डिंग सेक्शन
2 का 36 और रूल 211 12 13 इस तरह है, उनमें से जिसकी वो कंडीशन फुलफिल होगी तो वो फिर 100C की भी कंडीशन फुलफिल करनी है और फिर वो 100% उसको क्रेडिट मिल सकता है। थर्ड फोर्थ जो है ए है, एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल डिक्लेरेशन अंडर द प्रोविजन। जैसे अभी मैंने कहा एक्सपोर्टर है, सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं या की हैं, जितने भी फाइनल डिस्चार्ज वाले हैं उनके लिए भी, इवन दो उनका टैक्स ऑलरेडी उन्होंने पे कर दिया है, फाइनल डिस्चार्ज हो गया, तो रिटर्न फाइल करना उनके भी लिए जरूरी है। एनी बस नॉट कवर बाय एबीसी, जो ऊपर आपने दिए हैं, जैसे कंपनी थी और नॉट चार्जेबल टू टैक्स वाला था, या एओपी थी, या वो दूसरा था फाइनल डिस्चार्ज, उनके अलावा ये लोग भी हैं, इनके लिए भी जरूरी है। हैज नॉट बीन चार्ज टू रिस्पेक्ट हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। पिछले 2 सालों में अगर उसने रिटर्न फाइल की और उसको चार्ज टू टैक्स हो गया तो उसके लिए भी, इवन दो इस साल उसकी चार्जेबल टैक्स नहीं है, even then he is required to file a return। इस तरह क्लेम में लॉस कैरी फॉरवर्ड, अगर उसने लॉस क्लेम किया है, उसकी जो इनकम उसकी ग्रॉस रिसीट जो है या ग्रॉस टर्नओवर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, लॉस है, तो उसके लिए उसने कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो रिटर्न फाइल करे और उसमें कैरी फॉरवर्ड फिर क्लेम करे। क्लेम करेगा तो अगले सालों में एडजस्ट कर सकेगा। अगर उसने रिटर्न नहीं फाइल की तो अगले साल में वो सेस्ट उसके लॉसेस नहीं होंगे और फिर अकॉर्डिंगली उसको क्लेम नहीं कर सके, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि वो भी रिटर्न फाइल करे। Own party with a land area of 500 square yard or more are own and a flat located in any area falling within the municipal limit existing immediately before the municipal or local government law in the provinces or area in the cantonment or Islamabad territory। तो 500 का लैंड है या कोई प्लाट हो, म्यूनिसिपल लिमिट में हो, कंटोनमेंट हो या इस्लामाबाद टेरिटरी में हो, तो उसके लिए भी मैंडेटरी है कि वो रिटर्न फाइल करे। इस तरह ओन इमल प्रॉपर्टी विद द लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड आर मोर लोकेटेड इन द एरिया। ये डीसी जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव जीसी, वो डिफाइन करता है या नोटिफाई करता है कि ये रेटिंग एरिया, उस रेटिंग एरिया में अगर कोई है ये एरिया तो उसको भी ओन प्लॉट हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 200 स्क्वायर फीट आर मोर लोकेटेड इन द रेटिंग एरिया। वन मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी हैविंग 1000 सीसी, तो वन अबाव 1000 सीसी से अबाव की कोई भी गाड़ी होगी जिसके नाम है तो उसको भी होल्ड करता है, तो उसके लिए भी मैंडेटरी, इवन दो उसकी इनकम है, इनकी इनकम है या नहीं है, या उसकी सेल परचेज है नहीं है, और इनके लिए मैंडेटरी है कि वो रिटर्न फाइल करें। इस तरह जिसके पास एनटीएन नंबर है उसके लिए भी, एनटीएन उसने लिया हुआ है उसके लिए भी जरूरी है कि वो रिटर्न फाइल करें। इज ए होल्डर ऑफ या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है उसका, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो एक्सीडिंग ₹500,000, एनुअल बिल जो है इससे ज्यादा हो 500,000 से, तो उसके लिए भी मैंडेटरी है कि वो फाइल करे। रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज हो, ट्रेड एसोसिएशन हो, मार्केट कमेटी में हो, प्रोफेशनल बॉडी लाइक पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल हो, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल हो, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, एनी प्रोफेशनल बार हो, आई कैप हो, आईसीएमए वाला चार्ट अकाउंटेंट जो है आईसीएमए होते हैं, ये भी, इन भी एसोसिएशन के जो भी मेंबर हो उनके लिए, इवन दो उनकी इनकम हो ना हो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो फाइल करे। इस तरह रेजिडेंट पर्सन भी इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू, जिस रेजिडेंट पर्सन अगर कोई है और अंडर सेक्शन 116A उसने फॉरेन इनकम और या वेल्थ फाइल करनी है स्टेटमेंट, तो उसके लिए भी मैंडेटरी को फाइल करे। इसके अलावा सी आ गया, पहले ए बी है, ये सी के अंदर से और 3 के अंदर से, तो सी के अंदर पर्सन आर क्लासेस आर नोटिफाइड बाय द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज। तो कोई भी पर्सन जिसको, या पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन जिसको बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया कि ये रिटर्न फाइल करेंगे, मैंडेटरी है, तो वो उनके लिए जरूरी है। तो ये लोग हैं जिन्होंने फाइल करनी है। तो इसके बाद सेक्शन 115 है, उसमें हम देखेंगे कि इनमें से कुछ पर्सन जो है एक्सक्लूडेड है, जिस तरह वो, पहले उसको देख लें, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न 115। पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, तो इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है वो फाइल करें।
following person shall not be required to file a furniture return of income for the tax solely by the reason of ये 3 है, 4 है, 5 है और 6 है of clause B of section 1 of section 114 widow orphan below the age of 25 year या डिसेबल पर्सन और इन केस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ए नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो इन लोगों के लिए नहीं है, इस बेसिस पे नहीं है कि 4 चीजें जो ऊपर हमने गिनी है। थर्ड में उधर क्या है, थर्ड में ओनरशिप ऑफ लैंड वाला है कि 500 यार्ड जो है आपके पास लैंड है या फ्लैट है इस्लामाबाद टेरिटरी में, कंटोनमेंट में, या आपके पास म्यूनिसिपल लिमिट में है, या रेटिंग एरिया में है, या गाड़ी है, गाड़ी तक है। ये 3 है प्रॉपर्टी वाला, 3, 4, 5 और 6 ये व्हीकल तक। ये अगर बेसिकली ये 4 चीजों की एक्सक्लूजन उनके लिए, ये चीजें इस बेसिस पे उसने फाइल करनी है कि उसके पास गाड़ी है या इस एरिया में फ्लैट है या इस एरिया में लैंड है रेटिंग एरिया में, या इस्लामाबाद या म्यूनिसिपल लिमिट इसमें अगर 500 यार्ड का कोई प्लाट है या फ्लैट है, तो इस वजह से सोली इस वजह से उसने फाइल करनी है। अदरवाइज इनकम है तो हर हाल में उसने फर्निश करनी है। पाकिस्तान में इनकम है, कंपनी है या अदरवाइज अगर बाकी अप्लीकेबल है तो उसने फाइल करनी है। अगर जस्ट उसके पास यही चीज है इस बेसिस पे उसमें फाइल करनी है तो विडो ने फिर फाइल नहीं करनी, इस डिसेबल ने भी नहीं करनी, नॉन रेजिडेंट ने भी नहीं करनी। अदरवाइज वो दूसरी इनकम है, चार्जेबल टैक्स है तो फिर वो फाइल करेगा। जस्ट इस बेसिस पे वो फाइल कर रहा है कि मेरे पास गाड़ी है इस वजह से मैंने फाइल करनी है 1000 सीसी से अबाव, या मेरे पास प्लाट है 500 स्क्वायर फुट से ज्यादा, या मेरे पास फ्लैट रेटिंग एरिया में है, या इस्लामाबाद टेरिटरी में मेरे पास प्लाट है या लैंड है प्रेस्क्राइब्ड लिमिट वाला, या म्यूनिसिपल लिमिट है या कंटोनमेंट है, इस वजह से जस्ट इस वजह से फाइल कर रहा है। फिर उसके लिए विडो के लिए, डिसेबल के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए फाइल करने की जरूरत नहीं है। वापस अब रिटर्न ऑफ इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम। व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम डिफाइन नहीं है सेक्शन 2 में, 2 का सब सेक्शन वहां यूजुअल डेफिनेशन होती है, तो अगर वहां डिफाइन होती तो वहां ये लिखा जा सकता है रिटर्न ऑफ इनकम मींस एज डिफाइंड सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 114, लेकिन वहां नहीं है तो यहीं यहीं इसको दी गई है। तो इस सेक्शन के पर्पज के लिए है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। इसको डिफाइन डायरेक्टली डिफाइन नहीं है बल्कि कहा उसमें उसकी कंपोजिशन दी गई है कि ये चीजें इसमें होनी चाहिए, उसके कंपोनेंट, कंपोजिशन, इंग्रेडिएंट इसके दिए गए हैं कि ये सारी कंपोजिशन होगी तो वो रिटर्न होगी। ये रिटर्न ऑफ इनकम नेक्स्ट कहाँ है? है वो, चलो वापस अपने उस पे आ जाए, इधर आ जाए। shall be in the prescribed form and shall be accompanied by such an actual statement or document as may be prescribed। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो प्रेस्क्राइब है। प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब अंडर द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 237 है, उसके तहत रूल शूल वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, या इसी सेक्शन के तहत भी अंडर द ऑर्डिनेंस कोई भी सेक्शन का दे प्रेस्क्राइब, तो प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय द रूल अंडर द ऑर्डिनेंस बाय द एफबीआर। एफबीआर को पावर है कि रूल रेगुलेशन उसके फ्रेम करे, तो एफबीआर जो उसका फॉर्म प्रेस्क्राइब करेगा या मेथड, मैनर या वेरिफिकेशन के जो प्रोसीजर देगा उसके मुताबिक आपने फाइल करनी है। और वो भी ये भी बताएगा कि इसके साथ आपने ये स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट या ये एनेक्शन लगाने हैं, तो उस सारे को कंपोजिशन को ये पार्ट उस हाँ जी प्रेजेंटेशन ही कौन है वो भी है वो भी। तो फर्स्ट पार्ट जो है ए कंपोनेंट इसका जो है वो कंपोनेंट है कि आपने प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा। अगर आप वैसे एप्लीकेशन अपनी तरफ से कोई चीज बना के मैनुअल या वैसे नहीं कोई फाइल कर सकते कि ये मेरी ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, सेल्फ मेड कोई काम आप नहीं कर सकते। आप भी अपनी एक बना दें कि रिटर्न का ये फॉर्म है और फाइल कर दें, वो ऐसे नहीं होगा। वो पहले एफबीआर जो है वो उसका प्रेस्क्राइब फॉर्म करेगा। जो प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा उसमें जो डाटा या जो पार्टिकुलर या वो उसकी डॉक्यूमेंट जो भी
स्टेटमेंट है उसके साथ लगानी है, या उसमें जो जो डाटा फीड करना है, फिल करना है, वो उसकी और किस सीक्वेंस में करना है वो उसके मुताबिक होगी। तो प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है, तो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो होगा उसके मुताबिक होगी। और पहला पार्ट इसका है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो दूसरा पार्ट इसका है कंपनी बाई सच नेक्चर, उसमें अगर जो लिखा हुआ है कि ये नेक्चर ऐड करने, वो साथ आपने नेक्चर करने। स्टेटमेंट कोई उसके साथ करनी है वो होंगी, डॉक्यूमेंट कोई देने हैं वो भी प्रेस्क्राइब किए जाएंगे कि ये नेक्चर, ये स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने। इसकी प्रेस्क्राइब अलहदा होगी, प्रेस्क्राइब फॉर्म अलहदा होगा। एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होगा, एक प्रेस्क्राइब स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, लेक्चर होंगे। ये एफबीआर दोनों चीजें जो है पार्ट पहले कंपोनेंट पे दोनों चीजें प्रेस्क्राइब करेगा। आपने स्टेटमेंट जो रिटर्न का फॉर्म होगा उसको भी फिल करना है, वो भी प्रेस्क्राइब नेचर का होगा, उसी सीक्वेंस में, उसी मेथोडोलॉजी में। और जो डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट या नेक्चर होंगे वो भी प्रेस्क्राइब करेगा कि ये आपने जो, वैसे उसने प्रेस्क्राइब किया हुआ 34 रूल देखेंगे, उसने कहा हुआ है कि ये वेल्थ के लिए भी कहा है कि ये डॉक्यूमेंट है। और हर साल जो है एक एसआरओ भी आता है, उसमें हर साल के लिए सेपरेट रिटर्न का फॉर्म प्रेस्क्राइब किया जाता है, और नेक्चर स्टेटमेंट कौन सी करनी वो भी हर साल आता है, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी। अभी भी एसआरओ जो है वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उसमें आईआरएस में भी पड़ा हुआ है, वैसे भी मैनुअल भी वो फॉर्म आता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म और प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट और नेक्चर्स, ये पार्ट है कि आपने ये रखना है कि ये चीजें आपने फॉर्म फिल करना है, और ये चीजें अटैच जो प्रेस्क्राइब होंगी वो आपने अटैच करनी। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में प्रेस्क्राइब डिफरेंट रिटर्न फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन और पर्सन इंक्लूडिंग पर्सन सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। तो बोर्ड अगर डिफरेंट रिटर्न डिफरेंट लोगों के पर्सन के लिए, या क्लासेस ऑफ, जैसे स्मॉल शॉपकीपर है उसके लिए अलहदा है, या मीडियम और स्मॉल इंटरप्रेन्योर है उनके लिए अलहदा है, या थर्ड सेक्शन जो बिल्डर शेल्डर के लिए अलहदा है, जिसके लिए अलहदा को प्रेस्क्राइब फॉर्म कर दे, या सैलरी के लिए अलहदा कर दे, और बिजनेस इंडिविजुअल नॉन सैलरी की अलहदा कर दे, वो अलहदा अलहदा दूसरे लोगों के लिए डिफरेंट टाइम और रिटर्न एफबीआर प्रेस्क्राइब कर सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एक के लिए एक ही रिटर्न हो तो वही हो, अलहदा भी हो सकती है, इकट्ठी भी हो सकती है, और डिफरेंट टाइम और उनके लिए फाइनल टैक्सेशन के लिए वो अलग भी की जा सकती है। इन चीजों के लिए अलग डिफरेंट रिटर्न डिफरेंट पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन के एफबीआर उसको प्रेस्क्राइब कर सकता है, और उन पर्सन ने फिर वही वाली फाइल करनी है जो उनके मेंट फॉर देम है, जो उनके लिए है उसी के मुताबिक वर्क करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बी इसका पार्ट जो कंपोनेंट है या इंग्रेडिएंट है इसका रिटर्न का, shall fully state all the relevant particulars or information as specified in the form of return including declaration of record kept by the taxpayer। तो अब दूसरा पार्ट जो है कि जो उसके उसमें कॉलम है, उसमें पार्टिकुलर्स है या डाटा आपने फीड करना है, वो जैसे प्रेस्क्राइब रिक्वायर्ड है वो आपने फीड करना है। तीसरा आपने एक डिक्लेरेशन देनी, चौथा बल्कि कह लें तो पहला प्रेस्क्राइब फॉर्म है, दूसरा नेक्चर है प्रेस्क्राइब, तीसरा हो गया कि फिलिंग पार्टिकुलर फिल करने वो भी प्रेस्क्राइब है कि ये फिल करें, चौथा आपके लिए एक स्टेटमेंट भी दें कि जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है आप मेंटेन करते हैं। तो चार पार्ट, दो है वैसे ये भी, लेकिन इसमें चार चीजें होंगी, चार कंपोनेंट बन के। नेक्स्ट उसके बाद डी है, सी है, शैल बी साइंड बाय द पर्सन बीइंग इंडिविजुअल और ए पर्सन रिप्रेजेंट वेयर सेक्शन 172 अप्लाइज। तो इंडिविजुअल है अगर वो खुद फाइल करेगा, अगर वो इंडिविजुअल नहीं एओपी है कंपनी है तो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसमें उसको प्रिंसिपल ऑफिसर भी कहते हैं और भी कहते हैं, जिसको आपको नाम नहीं किया, और वो 172 डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो साइन कर सकते हैं। शैल बी कंपनी विद एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ, जो ड्यू टैक्स आपने जमा कराया उसका एविडेंस आपने लगाना है। अगला इसका ये कंपोनेंट ई होगा, शैल बी कंपनी विद वेल्थ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 116, ये भी उसका पार्ट है। वेल्थ इवन दो एक सेपरेट स्टेटमेंट है लेकिन रिटर्न उसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होगी, ये भी उसका कंपोनेंट होगा। एंड शैल बी कंपनीड विद ए फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 116, अगर ये 116 ए एप्लीकेबल है तो ये भी फाइल करना जरूरी है, उसका पार्ट और कंपोनेंट ट्रीट होगा ना। ये कुछ और ही आ गया, ये 2A है। तो पहले 2000 फाइनेंस एक्ट 2000 ये 26 जो अभी आया, इससे पहले ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग थी उसको डीम टू बी फाइल ट्रीट किया गया। एक्चुअल फाइलिंग वही थी कि वो इसी तरह फाइल करें,
लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जो फाइल कर दी जाती थी उसको भी ऐसे ट्रीट किया जाता था जैसे आपने एक्चुअल मैनुअल वाली वो वाली फाइल की है। तो अब उन्होंने उसको भी वही स्टेट दे दिया जैसे एक्चुअल फाइलिंग वाला वो प्रेस्क्राइब है, ये भी इसका भी उसी तरह डीमिंग के बजाय एक्चुअल इसको स्टेटस दे दिया गया। रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। तो इसके लिए भी प्रेस्क्राइब जैसे वो रिटर्न का प्रेस्क्राइब करना है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को भी एफबीआर प्रेस्क्राइब का मोड मेथड वो आईआरएस पे डिफाइन कर देगा कैसे ऐसे आप फाइल करें। And subsection 1A of this section board may by notification the official make a rule for such filing determination process of verification digital signature and other matter relating to electronic filing of return statement document provided in case of a company for the tax year 2026 and onward the financial statement the company's return shall only be filed in the electronic readable file format। तो पहले में था साइन करेगा इंडिविजुअल, तो अब इसमें साइन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन में डिजिटल सिग्नेचर होंगे, वो इंडिविजुअल साइन या कंपनी कोई भी नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगी तो उसमें जो वो कंडीशन जो उसकी है इसको प्रेस्क्राइब कर दिया जाएगा, तो उसकी कंडीशन नहीं होगी, फिर इसमें जो प्रेस्क्राइब होगी उसके मुताबिक होगी। और दूसरा कंपनी के लिए जरूरी है, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है उनको कैसे फिल करना है, पहले उसमें तो जस्ट अटैचमेंट होती थी, तो यहाँ उसका रीडेबल फॉर्मेट दे देंगे कि यह अटैचमेंट पे रिलाय करना है जो उसको उस तरह फीड करना है। तो कंपनी के लिए 2026 से ऑनवर्ड जो है उस तरह इस तरह जो रिटर्न फाइल होगी तो उसकी फिलिंग या जो फॉर्मेट मेथड मैनर दिया जाएगा और ऑनलाइन दिया होगा आपके आईआरएस पे, उसको आपने फिल करना होगा। ये सेक्शन है 114। तो ये बिजनेस के लिए डिक्लेरेशन है कि एवरी टैक्सपेयर शैल डिक्लेयर टू द कमिश्नर बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द टैक्सपेयर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस अकाउंट शैल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल और मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 11181। Notwithstanding anything contained in any law for the time being, board shall ये रिटर्न की वो कंपल्सरी फाइलिंग है। तो अगर कोई रिटर्न नहीं फाइल करता या इन द ओपिनियन ऑफ ये स्पेसिफिक रिटर्न है तो कमिश्नर बाय नोटिस दे सकता है किसी को इन लोगों को, उस सिचुएशन में रिटर्न फाइल होगी। द कमिश्नर मे बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर ए पर्सन or a representative as the case may to furnish return of income by the date specified in the notice for the period of less than 12 months where person has died। अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसने तो फाइल नहीं करी तो उसको कमीशन नोटिस दे सकता है कि आप फाइल करें। तो स्पेशल नेचर की स्पेसिफिक है कि डेथ की 12 मंथ से कम की पीरियड की होगी वो फाइल करें। इसी तरह पर्सन हैज बिकम बैंकक्रप्ट और गॉन इनटू लिक्विडेशन, तो उस पर्सन को कंपनी लिक्विडेट हो गई है या कोई पर्सन बैंकक्रप्ट हो गया तो उसको नोटिस दिया जा सकता है कि इस पीरियड का आप दें। इसी तरह पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, पाकिस्तान रेजिडेंट है बाहर जा रहा है तो उसको दिया जा सकता है कि अगर जो उसने रिटर्न फाइल की है उसे अगले 6 माह 4 माह उसकी रिटर्न फाइल करे। इस तरह कमिश्नर अदरवाइज कंसीडर इट एप्रोप्रिएट टू रिक्वायर सच रिटर्न टू बी फर्निश्ड, या कोई समझता है कि इस बंदे के लिए जरूरी है फाइल करना लेस देन 12 मंथ की तो वो उसको भी नोटिस दे सकता है। तो अकॉर्डिंगली वो फिर फाइल करेगा, नहीं फाइल करेगा तो ये है रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ नोटिस इशू बाय द कमिश्नर। जी रिप्रेजेंटेटिव जितने भी उसके लीगल हेयर्स जो होंगे उनको वो नोटिस दे सकता है कि आप, क्योंकि जिस जो डेथ होती है डिसीज जो होता है उसमें उसकी सारी राइट ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी जो है
उसकी एस्टेट पे ट्रांसफर हो जाती है। एस्टेट से मतलब उसकी प्रॉपर्टी, जो उसकी ओनरशिप, उसके जो राइट्स प्रॉपर्टी होती हैं, उसका कोई अपना पर्सनल राइट वो नहीं रह जाता है। वंस डेथ होती है तो सारे राइट लायबिलिटी शिफ्ट हो जाते हैं उसकी एस्टेट पे। जो उसकी ओनरशिप स्टेट होती है वो फिर जो उसके आगे लीगल हेयर बनने हैं तो वो उन पे चली जाती है सारी ओब्लिगेशन। तो उनको कमीशन कह सकता है कि आप उसकी रिटर्न फाइल करें इस 6 माह में या 5 माह जो भी है, इसमें उसकी इनकम क्या है, एसेट क्या है, दूसरी चीजें क्या है। वारंटी खुद भी फाइल कर सकता है, वो खुद चार्जेबल है तो वो ऊपर आया था हमने कि उसकी इनकम अगर चार्जेबल है तो फाइल करे। नहीं फाइल करता तो उसको फिर नोटिस दे के कमिश्नर अंडर दिस हेड इन 4-5 लोगों को खुद नोटिस दे के भी बुला सकता है। वो आपने कंपल्सरी फाइल करनी थी, ये स्पेशल नेचर की है स्पेसिफिक पर्सन के लिए। नॉन फाइल जो बिल्कुल रिक्वायर्ड टू फाइल है वो नीचे वाले में भी आता है 4 में ना। अगर इसको रिक्वायर्ड टू फाइल है और फाइल नहीं करता या इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर की इसने फाइल करनी उसने नहीं की तो उसको सब सेक्शन 4 का नोटिस दे सकता है कि वो रिटर्न फाइल करे। आगे हम देखते हैं कि 1 साल की मांगता है, 5 की है, 10 की, कितने सालों की मांग सकता है वो भी हम देखते हैं लिमिटेशन। तो ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक रिटर्न है जो कि लोग डेथ हो गई है, बैंकरप्ट हो गया है या लीव टू पाकिस्तान है या और किसी को विषय समझे तो उसको नोटिस दे सकता है कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक या प्रेस्क्राइब जो रिटर्न है आप फाइल करें, इस साल की फाइल करें, वो 12 मंथ से कम वाले पीरियड की। ये कम वाले पीरियड की नीचे वाला जो है वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, उससे ज्यादा की भी हो सकती है, क्योंकि उसमें ये सिचुएशन नहीं। वो डेथ वाले को दूसरा नोट नहीं दिया जा सकता। डेथ वाले की अलग है, बैंकरप्सी और लिविंग टू पाकिस्तान के लिए उस पीरियड की वो अलग है, या इस सिचुएशन में कोई और इसी तरह की सिचुएशन है तो ऊपर वाला है। नीचे वाले जो है वो सब सेक्शन 4 जो है उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें जो कमीशन समझे कि इस बंदे ने भी इसकी इनकम चार्जेबल है, वो समझ रहा है मेरी नहीं चार्जेबल तो उसको नोट दे। जिसको भी नोट देगा उसके लिए भी कितने सालों का देगा उसके भी जो उसमें नोट्स में लिखा होगा या विद इन व्हाट टाइम यूजली 1 माह होता है तो उसमें जो नोट्स देगा तो उसको उसमें रिटर्न फाइल करनी है। तो वो स्पेसिफिक रिटर्न है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है, ये जो कंसीडर करेगा तो उस सिचुएशन में वो कंपलसरी थी ऊपर। अगर ये सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5 a commissioner may by notice in writing require any person who in the commissioner opinion is required to file a return of income under section for a tax year or assessment year but who have failed to do so to furnish a return for that tax year within 30 days of the date of service of such notice or such longer or shorter period as may be specified in such notice or as the commissioner may allow। तो नोटिस जो देगा उसमें 30 से शॉर्टर या लायर पर या कमीशन जो अलाउ किया उसके अंदर उस पर्सन को जिसको वो समझे कि उसने रिटर्न फाइल करना उसके लिए जरूरी है, या जो कि फेल टू फाइल हो गया रिटर्न जो वाज रिक्वायर्ड अंडर सबसे 114(1) में नहीं पर्सन थे, कंपनी थी और चार्जेबल टैक्स था एनपीओ थी और फाइनल डिस्चार्ज वाला था और प्रॉपर्टी वाले और कंपनी वाले और चैम्बर और वो लोग थे, उन्होंने अगर फाइल नहीं की तो कमिश्नर उनको नोटिस दे सकता है कि आप फाइल करें और फिर उनके लिए मैंडेटरी होगा। तो इसके लिए टाइम फ्रेम के विद इन 1 मंथ फाइल करे जो नोटिस दिया है या शॉर्टर लॉन्गर जो भी कमिश्नर समझे जितना पीरियड दिया है उसमें फाइल करना। आगे नेक्स्ट जो है नहीं बेटा उसी को हाँ 7 महीने वो ट्रांजिशन बेटा उधर ही नेक्स्ट सब्जेक्ट टू 5 था ना 5 को पढ़े। अब 5 के लिए कितने सालों की उससे रिटर्न मांगी जा सकती, पहले तो लेस देन 12 मंथ थे वो 3 में, 4 में 1 साल की भी हो सकती है, ज्यादा की भी हो सकती है। तो ये ए नोटिस अंडर सबसेक्शन 4 मे बी इन रिस्पेक्ट टू 1 और मोर ऑफ द लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर और असेसमेंट पिछले 5 साल की कंप्लीटेड टैक्स ईयर जो है उनकी वो रिटर्न मांग सकता है। अगर किसी ने 1 साल की को फाइल की तो उसकी नहीं तो 10 साल तक भी जा सकता है। नेक्स्ट provided that in case person who has not filed return any of the last 5 completed years, अगर जिसने 5 ईयर में से कोई फाइल की है तो 5 साल की मांगेगा उसकी, अगर नहीं फाइल की तो नोटिस अंडर सेक्शन 4 में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 or more of the last 10 completed tax years। अगर 5 सालों में उसने कोई एक आधी फाइल की हुई है फिर 5 सालों तक मांगी जा सकती, अगर 5 सालों में कोई भी उसने फाइल नहीं की तो फिर उसकी 10 सालों तक उसकी 10 साल का भी मांगा जा सकता है। Provided further that the time limitation
provided under this subsection shall not apply if the commissioner is satisfied that on the basis of reason to be recorded in records that person who failed to furnish return has a foreign income or own a foreign asset. तो फॉरेन एसेट या इनकम है तो कोई लिमिट ही नहीं अप्लीकेबल, जितने जितने सालों की मर्जी मंगा ले, ठीक है। तो 116A में उस पे ये टाइम लिमिट के 10 सालों की या 5 सालों की ये उस पे अप्लीकेबल है, 12 साल भी हो सकती है। बल्कि उसमें तो सेक्शन 111 में है कि एसेट अगर इस साल डिस्कवर किया बेशक 100 साल पुराना है, इस साल ऐड होके टैक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी है कि फॉरेन जो एसेट है जिसके फॉरेन डिक्लेरेशन एसेट जो है जो इनकम्स है तो उसके लिए वो टाइम लिमिट नहीं है, बल्कि आज डिस्कवर हुए तो 2026 में ही ऐड हो जाएंगे, 26 में डिस्कवर हुए तो 26 में ऐड, सेक्शन 111 जो है उसके अंदर उसको है कि उसी साल में ऐड हो जाएगा। वहां भी तो जो एसेट्स है या कोई भी ट्रांजेक्शन है तो जिस साल से रिलेट करते हैं उस साल में एडिशन हो सकती है, लेकिन फॉरेन एसेट जो इनकम है वो वाले के लिए वो कंडीशन नहीं है, वो जिस साल में डिस्कवर हो उस साल में ऐड हो जाएंगे, बेशक वो दैट पर्टेन टू प्रायर एनी ऑफ द टैक्स। उसके बाद ये रिटर्न फाइलिंग की थी, उसके बाद हम देखते हैं आगे अगला सेक्शन, फिर हम रिवीजन वाले पे बात पे आएंगे अगले सेक्शन पे। 118 में चले, ये रिवीजन है, सेक्शन ही है, हम कब फाइल करनी है मैं ये भी छोड़ दें। ये वेल्थ को आप देख लेते हैं, फिर वेल्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर वेल्थ फॉरेन एसेट स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर वेन टू फाइल वाला वो देख लेंगे, फिर एक्सटेंशन देख लेंगे, और फिर स्पेशल रिटर्न 117 वाला देख लेंगे, डिस्कंटिन्यूड, बाकी वो चीजें देख लेंगे। तो अब वेल्थ स्टेटमेंट उधर एक आपने बनाई थी स्लाइड, ये वेन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, वेल्थ को बाद में फिर देख लेते हैं। वेन टू फाइल 118 सबसेक्शन 2 है, कंपनी की सिचुएशन में ईयर एंडिंग बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी टू जून 30 जून फाइल फाइल रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न बाय 31 दिसंबर। अगर 1 जुलाई से लेके आपका 1 जुलाई से 1 जनवरी से लेके 30 जून के दरमियान आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, जब आपका ईयर एंड हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपने अगला दिसंबर तक फाइल करनी है। अगर आपका एंड हो रहा है इसमें 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, नेक्स्ट वाला है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक है तो आपने अगले सितंबर तक फाइल करनी है, और उसको 9 माह तकरीबन मिल जाएंगे। 1 डे ऑफ जुलाई से लेके अगर आपका 31 दिसंबर तक अकाउंटिंग ईयर कहीं हो रहा है, आपका जुलाई में एंड हो रहा है, अगस्त में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, अक्टूबर में हो रहा है, नवंबर में हो रहा है, दिसंबर तक अकाउंटिंग ईयर आपका या इनकम ईयर एंड हो रहा है तो आपने अगला सितंबर जो आएगा 9 मंथ आपके पास होंगे, 9 मंथ में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द दिसंबर से लेके ऐसे समझे, या जुलाई से लेके तो सितंबर तक बहुत ज्यादा होंगे, अगर जुलाई में या दिसंबर में हो रहे हैं तो 1 साल भी है, साल से भी ज्यादा है। तो अगर आपका अकाउंटिंग ईयर एंड या इनकम ईयर एंड हो रहा है 1 डे ऑफ जनवरी से लेके 30 जून तक, तो फिर आपने अगला जो फॉलोइंग दिसंबर होगा, दिसंबर यूजुअली जून में एंड हो रहा है तो आपने समझ लिया दिसंबर तक करनी है तो आपके पास 6 माह है। अगर आपका जनवरी में एंड हो रहा है तो फिर आपके पास 9 माह, जैसे जैसे इनकम ईयर का आगे मंथ बढ़ता जाएगा आगे से आपका पीरियड कम होता जाएगा। तो ये कंपनी की सिचुएशन है। अब जो इस वक्त जो हमने रिटर्न फाइल करनी है, जो कंपनी होगी तो उन्होंने 31 दिसंबर को फाइल करनी है, जिनका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है 1 डे ऑफ जनवरी से लेके
30 जून तक है, उन्होंने कहा 31 है। और जिनका पिछले 6 माह में एंड हुआ हुआ है उन्होंने ये सितंबर ये एओपी इंडिविजुअल के साथ ही फाइल करनी, ऐसे समझना। जिनका अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई 2000 पिछला वाला 25 था, वहां से लेके 31 दिसंबर तक हुई, उन्होंने सितंबर तक फाइल करनी। जिनकी अकाउंटिंग ईयर या इनकम ईयर था फ्रॉम 1 डे ऑफ जनवरी से लेके 30 जून तक, उन्होंने दिसंबर तक फाइल की। तो अब सितंबर में जो रिटर्न फाइल करनी है इंडिविजुअल एओपी ने भी करनी है और उन कंपनियों ने करनी है जिनका अकाउंटिंग ईयर 1 डे ऑफ जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2025 में एंड हुआ है। उन पिछले 6 माह में जो ये फाइनेंशियल ईयर था, इसके जो पहले 6 माह थे, अगर उसमें उनका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है तो उन्होंने सितंबर करनी है। अगले 6 माह में कहीं उनका इनकम ईयर एंड हुआ है तो उन्होंने दिसंबर तक करनी है। इस तरह 118 है, FTR cases and salary required to file return 31st day of August next following the tax year, और all other cases जितने भी हैं वो 30 सितंबर following the end of tax year। तो बाकी सारों ने तकरीबन सितंबर में फाइल करनी। नेक्स्ट काइंड ऑफ फाइलिंग और वॉलंटरी हमने पहले डिस्कस कर ली। कंपल्सरी 114(3)(4) वाली, अब डेथ वाली और वो पढ़ ली है जिसको नोटिस है। इस तरह मोड ऑफ फाइलिंग 37C में इलेक्ट्रॉनिक सर्व पोस्ट डिलीवरी, ये खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की कंपनी ने, दूसरों ने, सारों ने इलेक्ट्रॉनिक की फाइल करनी। और टाइम लिमिट डिस्कस। अब एक्सटेंशन ऑफ अगला 119 है। अगर आप विद इन टाइम फाइल नहीं करते तो फिर आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें रीजन है कि आप कैसे कर सकते हैं। ये 119 है, तो इसमें रिटर्न अंडर सेक्शन 114 पढ़नी है या डिसकंटिन्यू की 117 की करनी है, या वेल्थ स्टेटमेंट जो आपने फाइल करनी है विद इन ड्यू टाइम अंडर सेक्शन 116 या 116 ए, तो उसके ग्राउंड एक्सेप्शन जो है अंडर सेक्शन 119 में अब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान हो सकता है, सिकनेस हो सकता है, एनी अदर रीजनेबल क्राज हो सकता है। स्टेटमेंट रिटर्न और डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन इन राइटिंग आपने देनी है और ऑर्डर बाय द कमिश्नर इन राइटिंग उसने करना है और 15 दिन तक वो एक्सटेंड कर सकता है। कंडोनेशन बाई बोर्ड, बोर्ड भी 214A में, वहाँ बोर्ड भी ऑटोमेटिकली सबके लिए बढ़ा सकता है कि जिन्होंने ड्यू डेट को सितंबर में करनी है वो नोटिफाई ये कर सकता है कि इनकी ये डेट 15 दिन हर साल जैसे बढ़ती है। इस तरह चीफ कमिश्नर को अगर वो ना दे, ना करे जो कमिश्नर है, तो आप चीफ कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो भी 15 दिन की बढ़ा सकता है। अब रेलेवेंट सेक्शन पढ़ लेते हैं। Extension of time for furnish or return other document. A person required to furnish return of section 114 and 17 or wealth statement under section 116 may apply in writing to the commission for extension of time to furnish return or statement as the case may be. Application under section shall be made by the due dates of furnishing of return। अब जैसे सितंबर से उससे पहले पहले आप ड्यू डेट को देंगे। स्टेटमेंट टू एप्लीकेशन डेट, where application has been made under section 1 and the commissioner is satisfied that the applicant is unable to furnish a return of income or statement to which application is late by the due date because of absence from Pakistan, sickness or other misadventure or any reasonable cause, the commissioner may by order in writing grant the applicant an extension of time for filing of return statement as the case may. An extension of time under subsection 3 shall not exceed 15 days from the due date for filing of return of income, employer certificate or statement as the case may be, unless there are exceptional circumstances justify longer extension of time। 15 दिन मिनिमम है। अगर कोई सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि बाहर है या कोई और सिचुएशन है जिसमें फाइल 15 दिन में नहीं कर सकता, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 15 दिन से ज्यादा भी कर सकता है। Provided that where commissioner has not granted extension for furniture of return under section 3, subsection 3 or 4, the commissioner, chief commissioner may on application made by the taxpayer for extension or further action as the case may be grant extension or further action for a period not exceeding 15 days unless there are the exceptional circumstances justifying a longer extension। तो इसी तरह वो अगर ग्रांट नहीं करता
कमिश्नर तो आप चीफ को एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो भी 15 दिन की कर सकता है। अगर आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो उससे ज्यादा भी वो कर सकता है। तो ये है एक्सटेंशन का। ऊपर वाला भी पढ़ लें 118। An extension granted shall not for the purpose of charge of divorce charge under section or change the due date for payment of income tax under section 137। ये एक्सटेंशन जो दी जाएगी इसमें 137 वाला जो आपने ड्यू टाइम पे टैक्स देना है या उसकी पेनल्टी लगनी है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। इस तरह डिफॉल्ट चार्ज अगर आपने पे नहीं किया विद इन टाइम तो उसको भी इफेक्ट करेगा। एक्सटेंशन हो जाएगी, फाइल कर सकते हैं टैक्स चेक आपने ड्यू टाइम पे। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू कि कोई अगर बिजनेस आप चाह रहे हैं, आप रजिस्टर है तो आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन 15 डेज के मैं डिसकंटिन्यू करता हूं। तो उस पीरियड की स्पेशल रिटर्न अगर आपने दरमियान में है पिछली रिटर्न फाइल की है तो अगली रिटर्न आपने फाइल नहीं की तो पूरा पीरियड जो है ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, तो उसकी आप नोटिस देंगे और फिर ट्रांजिशनल पीरियड की स्पेशल आपका टैक्स ईयर होगा उसकी आप रिटर्न फाइल करते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड होगा और स्पेशल टैक्स ईयर होगा उसकी आप ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कह लें वो उसकी आप रिटर्न फाइल करेंगे। ए पर्सन डिसकंटिन्यू बिजनेस शैल give the commissioner notice in writing to that effect within 15 days of the discontinue। जिस दिन आपने डिसकंटिन्यू किया है उसके विद इन 15 डेज आपने कम्युनिकेट करना है, ये नोटिस देना टू द कमिश्नर अबाउट द डिसकंटिन्यू बिजनेस। If the person discontinued business shall under the provision of this ordinance are being required by the commissioner by notice, या आपने नहीं दिया तो कमिश्नर भी आपको नोटिस दे सकता है। In writing furnish return of income for the period commencing on the first day of the tax year in which the conditions occur and ending on the date of discontinue, and this period shall be treated as a separate tax year for the purpose of this। जो आपने रिटर्न फाइल की है और जिस दिन डिसकंटिन्यू किया है उससे लेकर जहां तक वो पीरियड है उसको सेपरेट टैक्स ईयर समझा जाए। वेयर नो नोटिस हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन बट द कमीशन हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट बिजनेस हैज बीन डिस्काउंटेड और लाइकली टू बी डिसकंटिन्यू, द कमिश्नर मे सर्व ए नोटिस ऑन द पर्सन हु हैज डिसकंटिन्यूड बिजनेस एंड इज लाइकली टू कंटिन्यू बिजनेस टू फर्निश रिटर्न विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस ए रिटर्न फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो कमिश्नर समझता है कि आपने डिसकंटिन्यू किया है कि लाइकली टू डिसकंटिन्यू है तो आपको नोटिस दे सकता है कि आप इस पीरियड की और विद इन दिस टाइम इस पीरियड की इस टाइम तक आप रिटर्न फाइल कर दें, तो देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। डिसकंटिन्यू वाली ये सेपरेट रिटर्न वाली है। रिटर्न फॉर्मेशन अंडर दिस शैल बी ट्रीटेड फॉर ऑल पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंस एज ए रिटर्न ऑफ इनकम इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 120। तो ये इवन दो दैट इज नॉट एक्चुअल रिटर्न बट treated to be as a return deemed return लीगल फिक्शन से इसको रिटर्न समझा जाएगा। और 120 जो ऑर्डर दूसरों में होता है 120 में डीम्ड ऑर्डर ये रिटर्न फाइल होगी तो इसको भी ऐसे समझा जाएगा जैसे कि डीम्ड ऑर्डर इसका भी हो गया वंस फाइल्ड। ये है इसके मेथड। आप इसको भी पढ़ लेते हैं जो टाइम था कि कब तक फाइल करनी है। ये रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114 वेल्थ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 आर फॉरेन इनकम आर एसेट स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 इफ एप्लीकेबल shall be furnished in the prescribed manner। वो हमने ऊपर भी पढ़े। रिटर्न ऑफ इनकम a company shall be furnished in case a company with the tax year ending at any time between the first day of January and 30 day of June or on before the 30 day of December next following the end of the tax year to which run rate किस अगले दिसंबर तक आपने फाइल करना। और इन any other case on or before the 30 बाकी सिचुएशन में जो 1 जुलाई से वहां तक है वो आपने अगले सितंबर में फाइल करनी। Where salary income for the tax year 500 rupee or more, the taxpayer may shall file an income of return electronically in the prescribed form. It shall accompanied by the proof of deduction or payment of tax and wealth statement as required under section 116 or foreign wealth statement if applicable. Provided the board may amend the condition specified in subsequent direct such condition shall not apply for a tax year। इनकम टैक्स ये हमने आगे पहले वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट पहले हमने रिटर्न का कंपोनेंट समझ उधर पढ़ा है। वेल्थ स्टेटमेंट भी और स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन एसेट और इनकम की दोनों दे आर द पार्ट ऑफ द योर रिटर्न। तो रिटर्न की जो डेफिनेशन कंपोजिशन पढ़ी उसका पार्ट है, तो इसलिए इसकी अलग स्टेटमेंट में क्या होगा या इसकी कंपोजिशन क्या होगी
वो अलग सेक्शन इसको डील करता है 116, और जो फॉरेन वेल्थ जो है एसेट लाइबिलिटी और इनकम को डील करता है 116A। तो दोनों को हम देख लेते हैं ताकि, क्योंकि ये भी पार्ट बननी है, तो इनको डिटेल कंपोनेंट हम बाद में उसको देखेंगे। The commissioner may by notice in writing require any person being individual to furnish on a date specified in the notice statement herein referred to as wealth statement in the prescribed form or verify in the press। वो उसी तरह जो वहां आपने प्रेस्क्राइब मीन प्रेस्क्राइब बाय द रूल, जिस मेथड मैनर में वो प्रेस्क्राइब है, जो फॉर्म चाम है, उसी तरह वेरिफिकेशन भी उसी तरह करनी है जैसे बोर्ड ने उसको प्रेस्क्राइब किया है। और इसकी कंपोजिशन क्या पार्टिकुलर होंगे, तो पर्सन टोटल एसेट इंक्लूडिंग फॉरेन एसेट एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग फॉरेन लायबिलिटी एज ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन सच नोटिस। द टोटल एसेट इंक्लूडिंग फॉरेन एसेट लायबिलिटी include इतना of the person, minor child or other dependent as the date specified in the notice। For the removal of doubt, it is clarified that assets of the spouse shall only be included in the wealth statement of the person if the spouse is dependent. Any asset including foreign asset transferred by a person to any other person during the tax period or period specified in notice and consideration of the transfer। ये उसका नोटिस देगा तो ये चीजें आपने देनी है। टोटल एक्सपेंडिचर इनकम बाय द पर्सन and person spouse minor child other dependent during the period or period specified in the notice and detail of such expenditure। इसकी भी डिटेल होती है कि रेंट, घर हाउस आपका वो है, रेंट है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है, गाड़ी है, फंक्शन है, या और फॉरेन टूर है, ये वो जो डिटेल होती है प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, ये उसके लिए ये कंपोजिशन है। इधर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी रिकॉन्सिलिएशन भी प्रेस्क्राइब फॉर्म है, आप देखेंगे उसके उसका है। एवरी रेजिडेंट पर्सन बीइंग इंडिविजुअल filing return of income shall furnish wealth statement है, wealth statement for the along with such। ये रेजिडेंट के लिए वो किसी को भी नोटिस दिया जा, ऊपर जो था वो किसी को भी नोटिस कमीशन दे सकता है, वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, जिसने ना फाइल की हो उसको नोटिस दे सकता है, तो उसने नोटिस दे दे तो वो फिर सारी चीजें ये मांग सकता है, तो उसको वो देना मैंडेटरी है। लेकिन रेजिडेंट जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसके लिए ये 2 सेक्शन है, सब सेक्शन इसका 2 है, उसने अपने रिटर्न के साथ ये वेल्थ देनी है। नोटिस दे रहे तो मैंडेटरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ रेजिडेंट का नहीं लिखा हुआ, ये रेजिडेंट का लिखा हुआ है, ये रेजिडेंट पर्सन के लिए जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसके लिए मैंडेटरी है, और ऊपर वाला हर एक के लिए, वो नॉन रेजिडेंट को भी नोटिस दे दे तो उसको फिर फाइल करना होगी रिटर्न के साथ, उसके दूर नहीं, रिटर्न के साथ किसको देनी है, ये लिखा हुआ है। एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग इंडिविजुअल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न शैल फर्निश स्टेटमेंट एंड वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर अलॉन्ग विद रिटर्न। तो इसके लिए रेजिडेंट के लिए जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसके लिए मैंडेटरी हो गया, नॉन रेजिडेंट के लिए मैंडेटरी नहीं। तो ऊपर वाला जो 1 पड़ा है वो हर एक के लिए, जिसको कमिश्नर नोटिस दे दे कि ये चीजें थे, वो उसको फिर इन कंप्लायंस ऑफ दैट 1 के लिए उसको देना जरूरी है। ऊपर उसका पीछे भी था, प्रोवाइडेड दैट, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट जो एओपी का मेंबर है, प्रोवाइडेड दैट एवरी मेंबर ऑफ द एओपी shall also furnish wealth statement and wealth statement for the year along with the return of income of the association। जब एओपी के आप एसोसिएशन की रिटर्न फाइल करेंगे, वहां जितने मेंबर्स हैं सारों की भी वेल्थ स्टेटमेंट साथ, उनकी रिटर्न और स्टेटमेंट बेशक नील भी हो, वो भी फाइल करना मैंडेटरी। नीचे नेक्स्ट, वेयर ए पर्सन हु हैज फर्निश्ड, ये रिवीजन रिटर्न के लिए, ऊपर रिवीजन रिटर्न की है, इसी तरह रिवीजन वेल्थ भी है। रिवीजन रिटर्न हम बाद में पढ़ते हैं, वो 114(6) है। तो ये इसके में भी गलती हो जाए तो आप बाद में लेटर एरर ओमिशन डिस्कवर करें तो आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट है, कब तक आप रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह उसमें भी प्रोसीजर, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन और टाइम फ्रेम है कि कब तक आप कर सकते हैं। तो ये वेल्थ की है, तो वेल्थ को हम देख लेते हैं, फिर हम उसका 114(6) जो है वो रिवीजन ऑफ रिटर्न है, उसको भी देखेंगे किन कंडीशन में रिवीजन हो सकती है। वेयर ए पर्सन हु हैज फर्निश्ड डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट therein, he may without prejudice to any liability incurred by him under any provision of the net furnish a revised wealth statement along with the revised wealth statement, wealth reconciliation and reason for filing of revised। तो 3 चीजें होगी, रिवाइज फाइल करनी है, उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन भी रिवाइज करनी, साथ वो रीजन भी देनी, और चौथा अंडर इंटीमेशन टू कमिश्नर, कमिश्नर को इंटीमेट भी करना है इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर
एट एनी टाइम बिफोर द रिसीव्ड ऑफ नोटिस। तो एक कंडीशन हो गई कि आप ये रिवीजन के लिए 122(9) का जो नोटिस है सब सेक्शन अमेंडमेंट का, उसके आने से पहले पहले अमेंड कर सकते हैं। वंस नोटिस आ गया तो उसके बाद फिर अमेंड नहीं कर सकते। जो अब आपने रिवीजन रिटर्न फाइल करनी है तो किसी साल के भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस साल का अगर नोटिस ऑफ अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 122(9) नहीं आया, वंस आ गया तो रिवीजन का जो डोर है वो दैट हैज क्लोज। तो करनी कैसे है? कंडीशन उसमें यह है कि एरर या रॉन्ग स्टेटमेंट हो, और दूसरा ये आप रिवाइज रिक्वेस्ट फाइल करें, साथ स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करना जरूरी है, और इंटीमेशन भी देनी होगी टू द कमिश्नर। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, मेरा ख्याल है प्रेस्क्राइब फॉर्म आज तक नहीं है, या वो पोर्टल पे है कोई कि रिवीजन की इंटीमेशन देनी है? अच्छा, इंटीमेशन का नहीं, बहरहाल वो फिर आप इन राइटिंग है। नहीं, रीजन तो अलग है कि इंटीमेशन, अंडर इंटीमेशन टू द कमिश्नर, इंटीमेशन भी उन्होंने कहा है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म भी करें, प्रेस्क्राइब फॉर्म और बैनर। तो प्रेस्क्राइब फॉर्म और बैनर अभी तक नहीं है, तो आप मैनुअल फिर उनको दे सकते हैं कि मैंने ये रिवाइज कर दी, या जब तक प्रेस्क्राइब फॉर्म और बैनर नहीं है तो इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है, ऑटो पे भी आप अमेंड कर, अगर आप कंप्यूटर IRS आपको अलाउ करता है फाइल करने की रिवाइज, तो आप उस वक्त तक कर सकते हैं। रीजन अगर आपने दे अलाउ कर दिया तो उसने इंटीमेशन वाला जो लॉ का पार्ट है, लेकिन अभी तक उधर नहीं आया कि कौन सा प्रेस्क्राइब हो। Provided that the commissioner of the opinion that revision or return is not for the purpose of correcting bona fide omission or wrong, he may declare such revision as a void through an order in writing after permitting opportunity of it। अगर आपने रिवाइज फाइल कर दी वेल, बाद में वो समझता है कमिश्नर कि वो बोना फाइड एरर या ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट तो है नहीं, आपने वैसे ही मैनिपुलेट किया है, तो आपकी उस वेल स्टेटमेंट को वो अवॉइड अब इंश्योर डिक्लेयर कर सकता है, और उसके लिए जरूरी है कि वो ऑर्डर इन राइटिंग करेगा, और करने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी अपनी हेड देगा, और फिर उसको कर सकता है। क्लियर? तो उसके फार्दर मूव इट इज क्लैरिफाइड दैट स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिवाइज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर दैट ईयर। तो रिटर्न अगर आप रिवीजन करनी भी है तो रिवीजन जो है वो 5 साल फ्रॉम द एंड, 5 साल वैसे जो होते हैं, तो आप रिटर्न 5 साल के बाद वैसे भी टाइम बार्ड हो जाती है, अमेंडमेंट नहीं हो सकती, तो 5 ईयर वही दिए फ्रॉम जिस साल आपने रिटर्न फाइल किए उस साल, जो जब एंड होगा वो फाइनेंशियल ईयर, उससे आगे 5 साल जो है उसके बाद आप रिवीजन फिर उसको नहीं कर सकते। इसी तरह फॉरेन एसेट 116A है, दैट डील विद फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट स्टेटमेंट। द एवरी रेजिडेंट पर्सन बीइंग इंडिविजुअल हैविंग foreign income of not less than 10,000 United States dollar US dollar, or having foreign asset with a value of not less than 100,000 US dollar shall furnish statement herein referred to as foreign income and asset statement in the prescribed and verified in the prescribed manner given foreign party को। ये भी प्रेस्क्राइब फॉर्म पे, प्रेस्क्राइब मैनर में और प्रेस्क्राइब वेरिफिकेशन में, और एसेट फॉरेन एसेट लाइबिलिटी और फॉरेन इनकम की स्टेटमेंट देनी है। तो इसका कंपोजिशन क्या होगा? पर्सन की टोटल फॉरेन एसेट लाइबिलिटी एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, 30 जून को अगर हमने देनी तो वो होगी, और फॉरेन एसेट ट्रांसफर टू पर्सन एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड कंसिडरेशन ऑफ साइड ट्रांसफर एंड कंप्लीट पार्टिकुलर ऑफ फॉरेन इनकम। पहले एसेट लाइबिलिटी की सारी डिटेल होगी, ट्रांसफर पहले जितने होल्ड करता है उसकी डिटेल होगी, फिर जो ट्रांसफर हुए ड्यूरिंग द ईयर और कंसिडरेशन रिसीव हुई है उसकी डिटेल होगी, फिर फॉरेन इनकम की होगी, एक्सपेंडिचर भी साथ, ड्राइविंग ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड एक्सपेंडिचर होली एंड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग द सेड इनकम। इस तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होगी, एक वेल्थ स्टेटमेंट होगी, और उसके साथ ड्यूरिंग ईयर जो ट्रांसफर हुआ है, जो पैसे आए हैं उसके अंगेंस्ट जो ट्रांसफर हुए हैं उनकी होगी, एक इनकम फॉरेन इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होगी, फॉरेन इनकम कहाँ कहाँ से और उसके लिए कौन कौन से एक्सपेंडिचर इनकर हुए हैं टू ड्राइव दो टैक्स, तो वो वाली, और वो वाली दैट फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइविंग दैट है। The commissioner may might notice in writing require any person being an individual who is in the opinion of person on the basis of reason to be recorded in writing was required to furnish foreign income asset statement, but
who have failed to do so to furnish the return asset statement date specified in the notice. अगर कोई 116 ए की फॉरेन एसेट और इनकम स्टेटमेंट फाइल नहीं करता तो कमिश्नर उसको नोटिस दे सकता है कि आपके पास ये फॉरेन एसेट या उसके पास इंफॉर्मेशन आई हो, दे सकता है कि आप दें, आपने क्यों नहीं फाइल की, तो वो अकॉर्डिंगली फिर नोटिस देगा, उसमें टाइम फ्रेम भी देगा कि किसके साल की चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसको फिर फाइल करना होगा। ये है विद रिगार्ड टू फॉरेन एसेट और इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह वेल्थ स्टेटमेंट हमने पहले देखी। अब रिवीजन ऑफ, ये वेल्थ की रिवीजन थी। अब हम इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल की है उसमें एरर या रॉन्ग स्टेटमेंट आपने डिस्कवर किया है, तो उसको आप कैसे फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए 6A और 6B 3 सब सेक्शन है। ये नॉर्मल सेक्शन पहले वाला जो है, तो फिर आगे कोई अपवर्ड होगी तो वो वाला है, फिर आगे एल्गोरिथम में जो सेटलमेंट है उसमें कोई ऑफर की है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो तीनों को हम देख लेते हैं कि कौन सी किस तरह आपने रिवीजन करनी है और उसमें क्या क्या कंडीशन होगी। सब्जेक्ट टू दोज कंडीशन आपने फाइल करनी है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6A, एनी पर्सन हु हैव फर्निश्ड ए रिटर्न डिस्कवर एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट देयरइन or avails settlement offered by the algorithm statement mechanism may file revised return subject to the following condition। तो एल्गोरिथम आप हो रही है या ऑफर हुई है या कोई एरर या रॉन्ग स्टेटमेंट है जो आपने ऑलरेडी फाइल की है, तो सिचुएशन में आप फाइल कर सकते हैं सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, नेमली इट इज अकम्पनीड बाय रिवाइज अकाउंट और रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट एज द केस। अब एओपी है तो जहाँ ऑडिटेड अकाउंट अप्लीकेबल नहीं है तो दूसरे अकाउंट वाइज करते हैं। यहाँ ऑडिटेड अप्लीकेबल है 300 मिलियन से ज्यादा हो तो वो 30 करोड़ से, तो वो या कंपनी है तो उस सिचुएशन में उससे ज्यादा हो तो आपने वो फाइल कर देनी। प्रोवाइडेड कमिश्नर मे वेव दिस कंडीशन इफ कमिश्नर सेटिस्फाई दैट द फाइलिंग और रिवाइज रिटर्न और अकाउंट इज नॉट नेसेसरी। कमिश्नर इसको वेव भी कर सकता है, वो अगर समझे कि ये फाइल करना ऑडिटेड अकाउंट या रिवाइज अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो नेसेसरी नहीं है, तो इसलिए वो उसको वेव भी कर सकता है। इधर रीजन फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न राइटिंग ड्यूटी साइंड बाय द टैक्सेस आर फाइल्ड विद रिटर्न। जब आप रिवाइज रिटर्न फाइल करें साथ रीजन भी दें कि आप रिवीजन क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन आपको आपकी ओमिशन की क्या रीजन है या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट की क्या रीजन। इज अकम्पनीड बाय अप्रूवल ऑफ कमीशन आइटम फॉर द रिवीजन ऑफ। तो रिवीजन रिटर्न से पहले आप कमीशन की अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल दे देगा तो फिर आप फाइल कर सकते हैं, तो अप्रूवल भी आप साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट में कुछ सिचुएशन में अप्रूवल नहीं है, अगर वो नहीं देता विद इन 60 डेज या 90 डेज तो ऑटो पे भी है। उसके बाद टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर इज नॉट, ये भी एक कंडीशन है। जब रिवाइज रिटर्न है तो आप इनकम अपनी पहले से कम नहीं कर सकते या लॉस पहले से बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं बढ़ा नहीं सकते। तो टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर इज नॉट लेस देन लॉस डिक्लेयर इज नॉट मोर देन द इनकम लॉस एज द केस में बी डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर इशू अंडर सेक्शन 121, 122, 122A, 129, 132, 133, 201। तो रेक्टिफिकेशन या अपील में कोई ऑर्डर हो गए, आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो वहां जो इनको आपकी डिटरमाइन ये टैक्सेबल इनकम या लॉस उससे आप कम नहीं कर सकते कि आज आप फाइल कर दें कि दिल की फाइल कर दें। तो रिवाइजन में आप नई जो फाइल करें तो कम कर दें या दिल की कर दें, तो पहले ही ऑलरेडी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी ज्यादा आपकी सेटल कर दिए तो आप उसको नलीफाई नहीं कर सकते। इसलिए उससे ज्यादा फाइल करना चाहते हैं, लॉस जो वहां डिक्लेयर है उससे लॉस ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते, कम करते हैं लॉस तो ठीक है, या रिफंड वहां है तो रिफंड को आप ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते। इस तरह इनकम जो डिक्लेयर है उसको आप ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। जो नेगेटिव है उसको बढ़ाना नहीं है तो पॉजिटिव को बढ़ा सकते हैं, ऐसे प्रोवाइडेड दैट if any of the above condition not fulfilled, the return file shall be treated as an invalid return as it has not been furnished। अगर आपने कंडीशन कोई नहीं फिल की तो रिवाइज जो आपने फाइल की उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, वो वाइड है शो कंसीडर की जाएगी। अगर कंडीशन फुलफिल है तो फिर वो वैलिड होगी। प्रोवाइडेड फर्दर कंडीशन स्पेसिफाइड BA shall not applicable if filed within 60 days of 60 days of filing the return। तो ये BA वाली कंडीशन जो अप्रूवल वाली है वो आप एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किए तो 60 डेज में अप्रूवल के बगैर भी आप फाइल कर सकते हैं। आज अगर आपने रिटर्न फाइल की है या जो ड्यू डेट थी उसमें आपने फाइल कर दी, विद इन 60 डे आप दोबारा रिवाइज करें
अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी। Provided also that where commissioner has not made an order of approval in writing for revision or revision before the expiry of 60 days from the date when revision was sought, the approval required under section BA shall be deemed to have been granted by the commissioner and conditions specified in clause BA shall not apply. अगर आपने आज अप्रूवल की एप्लीकेशन दी है, कमिश्नर उस पर ऑर्डर इन राइटिंग अप्रूवल ग्रांट का देता ही नहीं है 60 डेज तक, वो ऑटोमेटिकली स्टैंड कि उसने ऑटोमेटिक डीम टू बी अलाउड हो जाएगी, उसने आपको दे दी, आप फिर जरूरत नहीं है, तो आपको पोर्टल नहीं खुलता तो आप कोर्ट से चल जाएगा, खुल जाता है तो आप ऑटो में खुल जाएगा, आप रिटर्न फाइल कर सकते, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते। प्रोवाइडर आल्सो that conditions shall not apply and approval shall not deem to have been granted by the commissioner if commissioner has not made an order of approval writing for revision before the expiry 60 days from the date when revision was sought. दूसरा taxable and declare more than or less than डिक्लेयर आपने ज्यादा कर दिया, लाभ किया तो उसको अप्रूवल फिर अप्रूवल की फिर भी जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड आल्सो द कमिश्नर ग्रांट अप्रूवल इन केस ऑफ बोनाफाइड इमेज, तो उस सिचुएशन में वो ग्रांट कर दे। नेक्स्ट क्या है 6A, if the taxer file a revised return voluntarily along with the deposit of amount of tax short paid or amount of tax sought to be paid along with default charge whenever it comes with another before the receipt of notice under section 170 और इतना no penalty shall be recovered from him। वॉलंटरी अगर फाइल करता है तो उस सिचुएशन में डिफॉल्ट चार्ज दे दे और डिफरेंट स्टेज की ये पेनल्टी है, ये दे दे तो उसको फिर रिमेनिंग पेनल्टी नहीं देगी। ये इसकी एक किस्म का कंसेशन है उसको कि नोट से रिटर्न आपने फाइल रिवाइज रिटर्न खुद पहले रिटर्न फाइल की है, लेकिन अब आप उसको बढ़ा के देते हैं या ज्यादा देते हैं तो और साथ डिफॉल्ट चार्ज करते हैं तो जो पेनल्टी आप पे लगनी है उसमें आपको स्टेज वाइज कंसेशन। पहला है कि आपको नोटिस 170 का 122 से पहले पहले अगर आप रिवाइज कर देते हैं रिटर्न और वो जो एरर शेयर रिमूव कर देते हैं तो आपको डिफॉल्ट चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन सेकंड से जो है डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ पॉइंट आउट बाय द ड्यूरिंग द ऑर्डर और बिफोर द इश्यूएंस नोटिस, उन्होंने अगर पॉइंट आउट किए वो वॉलंटरी था, शेल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ साठ टू डिफॉल्ट 25% ऑफ पेनल्टी। इस सिचुएशन में दूसरी सिचुएशन में जब डिपार्टमेंट में आपको कन्फ्रंट किया है कि आपका ये फॉल्ट है ये चीजें, फिर उसको बेस पे आप रिवाइज रिटर्न कर देते हैं तो फिर आपको डिफॉल्ट चार्ज पूरा देना पड़ेगा, पेनल्टी जो है वो 25% की देनी पड़ेगी। इधर तीसरी कंडीशन है प्रोवाइडेड फॉर द इन केस टैक्स रिवाइज रिटर्न आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू हो जाता है तो उस सिचुएशन में ही शैल डिपॉजिट द साठ टू बी डिफॉल्ट चार्ज और 50% ऑफ द पेनल्टी अलॉन्ग विद रिवाइज रिटर्न एंड देयर ऑफ शो कॉज नोटिस शैल बी स्टैंड विद। शो कॉज नोटिस के बाद अगर आप करते हैं तो आपको पेनल्टी का 50% साथ देना होगा। Notwithstanding contained in 661 other, if the avail the settlement offered by the customs settler, he may file a revised return and the approval of shall not be required for filing। ये algorithm में ऑफर अगर है तो सिचुएशन में आपको उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं, उसमें बाकी चीजें जो भी जो नॉट विद एनी कंटेन इन 6 and 6A भी, जब ओवरराइडिंग ये क्लॉज है, ओवरराइडिंग 6 है तो 6A वाला इस पे फिर अप्लीकेबल नहीं होगा। जब एल्गोरिथम आएगा दैट विल बी गवर्न बाय दिस, ये ओवरराइडिंग है स्टैंडर्ड हायर पेडिस्ट्रल और स्पेशल नेचर की प्रोविजन है, तो इसमें फिर इसकी जो कंडीशन है वो ऑपरेट होगी। एल्गोरिथम में ऑफर आई है तो सिचुएशन में उसने रिटर्न रिवाइज रिटर्न के जरिए थ्रू ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो पहला है कि अप्रूवल ऑफ कमिश्नर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, टैक्सपेयर शैल पे द अमाउंट ऑफ टैक्स रिटर्न बाय द मैकेनिज्म एंड नो सेपरेट पेनल्टी डिफॉल्ट शैल बी पेबल, वो सेपरेट कोई नहीं हुई ऑफर की अमाउंट। The return so filed shall be accompanied by such document as required under subsection 6 and shall treated as a requirement, ये treated है, ठीक है, ये algorithm है। Every return per notice was made signed by behalf of the person shall be treated having been duly made by the person or with the person authority unless person prove the contrary। तो जो आपने फाइल की वो ऐसे समझेंगे वाकई सही फाइल की, अनलेस वो कहे डिनाई करे। उसके बाद ये बैंक एवरी टैक्स पेयर शैल डिक्लेयर टू द कमिश्नर बैंक अकाउंट बाय यूटिलाइज्ड बाय द टैक्सर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आपने 181 के जो फॉर्म फाइल करना है, अपना प्रोफाइल करना है, आपने बैंक डिक्लेयर अपने सारे करनी है जो बिजनेस में यूज होते हैं। बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर थ्रू ओरिजिनल और मॉडिफाइड रजिस्टर फॉर्म प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 116 पावर टू एनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ये स्पेशल प्रोविजन
आए थे पिछले कि आपको आपका सेम वगैरह मोबाइल स्लाइड डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो दिस इज नॉट विद एक मिनट पर नॉट विद contain any law for the time being in force. The board shall have power to issue income tax general order in respect of person who are not appearing on the active taxes but are liable to return under the provision of this ordinance. ये इसका इशू हुआ ऑर्डर के नहीं अभी तक नहीं है तो इसलिए इनफेक्ट भी होगा. Then could adjourn order issue under section may entail any of the following consequences for the person mentioned there. Number one, disable a mobile phone or mobile SIM, discontinue our electricity connection, discontinue gas generation, utility या जितने भी हैं उनको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. Restrict the person travel कि पाकिस्तान से बाहर ही नहीं जा सकेगा. Holding day cost by overseas minor student person proceeding abroad Hajj other than Hajj Umrah or class person as notified by the person. तो ये इसमें कंडीशन लगाई जा सकती है और इंश्योर करें इन्फोर्स करेंगे और रिटर्न फाइल कर दें. बोर्ड और द कमिश्नर हैविंग जुडिशन ऑफ द पर्सन मेंशन इन द जनरल मे ऑर्डर restoration of mobile phone communication connection electricity gas in case where he satisfies that return has been filed person was not liable to return under the provision of no person shall be included in the general order following condition has been met with notice under section ये पहले देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 114(4) के रिटर्न फाइल करे. डेट ऑफ कंप्लाइंट नोटिस अंडर सेक्शन हैज elapsed and person has not filed the return. The action under section shall not preclude any other action provided under the ordinance. ये जस्ट रिटर्न को इन्फोर्स करने के लिए उसकी बिजली काट देना गैस काट देना या मोबाइल फोन सिम बंद कर देना अगर वो फाइल कर देगा तो फिर उसको रिस्टोर कर देना. ठीक ये उसके लिए इन्फोर्समेंट के जरिए. उसके बाद रजिस्ट्रेशन इकोनॉमिक भाई है ये प्रॉपर्टी के अगर आप बुकिंग कराते हैं खरीदते हैं गाड़ी है किसी लेवल की हा? वो अलग है उसने कहा बाकी कोई भी एक्शन है पेनल्टी शैल नॉट फाइलिंग की वो अलग है इसमें एक्शन अंडर से शैल नॉट प्रीक्लूड एनी अदर एक्शन प्रोवाइडर वो सारे कुछ हो सकता है. ये तो जस्ट उसके इन्फोर्स करने की इमीडिएट एक्शन है. इमीडिएट बिजली आज आपके मोबाइल बंद कर दिया आप डिस्कनेक्ट हो गए सारी सोसाइटी से दोस्तों से साथियों से इमीडिएटली इन्फोर्स करने की. इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वो कनेक्ट करके आपको कोई फाइल करने की जरूरत या पेनल्टियां आपने नहीं करेगी या 191 की आपको प्रोसीजर नहीं होगी वो सारी बेस्ट जजमेंट नहीं होगा सारा कुछ हो सकता है. वो अदर देन डोट ये आखिरी में ये थी. तो ये रिस्टोरेशन ऑन द इकोनॉमिक ट्रांसफर बाय सर्टेन पर्सन ये भी इसी तरह इनएलिजिबल पर्सन डिफाइन किया जिसने रिटर्न नहीं फाइल की या एक्टिव नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन कुछ ट्रांजैक्शन इसमें वो करा नहीं सकता. इसको भी हम पढ़ लेते हैं. जब दूसरों में मेरे ख्याल अभी का नोटिफिकेशन नहीं है. नॉट विद एनी कंटेन लाइफ फॉर द टाइम बीइंग रोल एनी एप्लीकेशन बाय एनी इनएलिजिबल पर्सन फॉर बुकिंग परचेज और रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल a value exceeding threshold given 15 shoots shall not be accepted processed by the manufacturer or motor vehicle or vehicle registering authority excise as the case may be. ना मैन्युफैक्चर प्रोसेस करेगा उसको गाड़ी देगा ना ही एक्साइज एंटरप्राइज उसकी रजिस्ट्रेशन करेगी अगर उसका इकोनॉमिक और नॉन फाइलर है आगे इनएलिजिबल को डिफाइन किया हुआ है जिसमें रिटर्न फाइल नहीं होगी या एक्टिव स्टेट में नहीं होगा. तो एनी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट बाय इनएलिजिबल to any authority responsible for registration recording testing transfer of पहले गाड़ियों के मतलब है अब प्रॉपर्टी के मतलब कि प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज कर रहे हैं कोई उसकी मूल प्रॉपर्टी तो इसकी वैल्यू 5th शेड्यूल में डिफाइन होगी कि इतनी वैल्यू है. जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है सोसाइटी है रजिस्ट्रार है कोई भी वो प्रोसेस नहीं करेगा. फिर एनी पर्सन ऑथराइज्ड मेंटेन बैंक अकाउंट ये जो कैपिटल ऑफ शेयर स्टॉक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसका लिए भी उनके जो ब्रोकर्स होते हैं वहाँ अकाउंट आपने खोलना होता है तो वहाँ भी आप उनके पास irrespective of security mutual fund similar shall not open account maintain such account if the total eligible exceed. इसके लिए ये जो स्टॉक एक्सचेंज वाले ट्रांजेक्शन है या आपके म्यूचुअल फंड के हैं ये दूसरे हैं तो इसके अभी जो कैपिटल गेन स्टॉक ब्रोकर वो जो है जो प्रेस्क्राइब है दिए वो भी आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे अनलेस अनटिल आप उधर ना हो. Banking company shall not allow cash withdrawal from any bank account of the person exceeding the as उससे ज्यादा आप पैसे आएंगे वो भी आपको नहीं दिए जाएंगे. Source of expenditure statement filed by the person and sufficient
shall not be consumed as nature and source of income of section 111 for the purpose of section this eligible person वो है जो फाइलर है, ineligible को हम पढ़ लेते हैं। ineligible person mean a person who is not eligible person as defined in the ऊपर पहले उसको पढ़ना भी जरूरी, वो फाइलर है, ये नॉन फाइलर। eligible person mean a person who has filed a return of income for the immediate preceding tax year of the transaction one and have sufficient sources in the wealth statement in the case of individual or financial statement in the case of company associate person as the case may be for such transaction। तो ineligible इसके ऊपर कि उसने रिटर्न फाइल की नहीं है और दूसरे उसके बाद सफिशिएंट रिसोर्सेज भी नहीं है फॉर द परचेज और इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसी तरह सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग सफिशिएंट रिसोर्सेज एंड फर्निश एक्सप्लेन देयर आर पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, और उसने 111 1 A B C D के लिए उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसने वेल्थ में आपने शो किए हुए हैं। एलिजिबल वो है जो खरीद सकता है और उसमें 130% उन्होंने कहा हुआ है कि उतने हों तो फिर आप वेल्थ खरीद सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस इंडिविजुअल एलिजिबल शैल हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर भी उसमें शामिल हो, तो उसमें नीचे आगे दिया सोर्स ऑफ इन्वेंटरी स्टेटमेंट शैल मीन डिक्लेरेशन बाय द पर्सन फाइल ऑन द बोर्ड वेब पोर्टल स्पेसिफाई सोर्स ऑफ फंड फॉर मेकिंग सच ट्रांजैक्शन। सफिशिएंट सोर्सेज शैल मीन, ये इंपॉर्टेंट है, शैल मीन 130% of the cash and equivalent comprises of cash denomination in local and foreign fair value of gold, net realizable stock, bond, receivables, or any other cash equivalent assets as may be prescribed declared by the person either in the source of investment expenditure or wealth statement filed for the last tax year, and in case of company association cash and equivalent assets declared in the financial statement attached with the income tax for the later, provided that as I mentioned subsection other than D asset has been purchased by way of exchange, capital asset already declared in the wealth statement as a source of and expenditure, the disposal of capital shall be treated as a part of cash equivalent to the extent of value mentioned in the agreement। तो ये आपके पास जो उस थ्रेशोल्ड लिमिट से गाड़ी ज्यादा खरीदनी है या आपने इमूल प्रॉपर्टी खरीदनी है या इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी का अकाउंट खोलना है, तो उस सिचुएशन में या कोई विथड्रॉल बैंक से करनी है, तो आपकी पिछली जो वेल्थ, एक तो जो फाइलर नहीं है वो कर ही नहीं सकता, फाइलर है तो आपके पास सोर्सेज कितने होने चाहिए, वो आपकी वेल्थ में या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपका कैश है और कैश इक्विवेलेंट वो थे लिक्विड एसेट, जैसे कैश है या आपका बैंक है या आपका रिसीवेबल्स है या लिक्विडेट जो स्टॉक हो सकता है वो है या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई चीज आपने बेची हुई है एग्रीमेंट से पैसे आए हुए, तो वो वाले आपके लिक्विड एसेट सफिशिएंट रिसोर्सेज चले जाएंगे और वो जो आपने ट्रांजेक्शन करना है उससे 130% ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आप वो ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन आप नहीं करेंगे। or any of the following intention both eligible person shall come into on the such days as the federal government notify, और उसने अभी तक नोटिफाई नहीं किया हो इसलिए। तो जी सारा सेक्शन हो गया। अब रूल दिखा रहे, ऑलमोस्ट जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है और जो सेक्शंस हैं वो हमने रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न हमने देख ली। तो अब हम चलते हैं रूल्स। रूल 34 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 34 है और 37 है विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। ये रिटर्न ऑफ इनकम रूल शैल अप्लाई टू प्रोवाइड फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम एज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन 114 शैल बी इन द प्रेस्क्राइब। ये आगे शेड्यूल है इस रूल्स का, उसके अंदर जो नोटिफाई होके आता है वो उसमें प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है तो उसमें दिया जाता है। आगे प्रोवाइडेड वेयर रिटर्न हैज बीन फर्निश प्रायर टू एनफोर्स ऑफ SR so the farm return said notice shall be furnished separately 31 दिसंबर 2000 में पुराना है। रिटर्न ये मोस्ट रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी वेरीफाई इन द प्रेस्क्राइब मैनर, तो इंडिविजुअल ने करना है या रिप्रेजेंट ने करना है या इलेक्ट्रॉन में डिजिटल सिग्नेचर होना है। तो ये आखिरी वाला 4 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक वहां जो लिखा हुआ था वो कंपनी की सिचुएशन में क्या होगा, एक यहाँ ये रिटर्न ऑफ शैल की कंपनी बाय फादर, क्योंकि वहां लिखा हुआ था कंपनी बाय सच एन एक्चुअल स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ प्रेस्क्राइब वो रूल के प्रेस्क्राइब हो गए कि ये डॉक्यूमेंट आपने करने,
Number one, applicable documents, statements, certificate, next and in case of Karni, return of income shall be accompanied by audited account and reconciliation of profit as per account and taxable income as declared in the return. तो आखिरी वाले में रिकॉन्सिलेशन भी देनी है, जो आपने प्रॉफिट डिक्लेयर किया ऑडिटेड अकाउंट में और टैक्सेबल प्रॉफिट दोनों की डिफरेंस है, डिविजिबल इनडिविजुअल एड एज करके फंक्शन। टाइम लिमिट फॉर नोटिफाइंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, ये जो अभी प्रेस का फॉर्म आया है उसके लिए इसमें कि कब तक नोटिफाई करना है। तो दिस रूल शैल अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेटलिंग टाइमलाइन in respect of various steps involved in notifying income return form for the return for specific shall be notified for suggestion from all persons likely to be affected before the first day of December of financial year to which return date by observing formal timeline. In light of receiving shall identify legal amendment by to be incorporated in the return by 30 day of August of financial year to which return date preparation of change request shall be finalized by the inner for receiving and information technology. ये सारा है कि आपने नोटिफाई करना है, 15 दिन का टाइम लेना है, सजेशन लेनी, सजेशन लेके फिर फाइनल इशू करना। Form shall be remain available on the portal till suggestion 17 day of January financial year to which relate. Final return shall be notified before the 30 day of January of the financial to which return late by observing the following time limit. ये एफबीआर के लिए एक उन्होंने ये फुलफिल करना है कि नोटिफाई करना है उसके बाद, क्योंकि हर साल ही ये प्रेस का फॉर्म बाद में आता है, तो जो लीगल है या टैक्स पेयर है वो कहते हैं जितनी देर लेट दिया है उतना टाइम हमारा एक्सटेंड करे। अभी भी मेरा कब आया, अभी फाइनल हुई है ऑनलाइन को 27 को, तो 27 से लेके तो अवेलेबल होनी चाहिए थी 1 जुलाई को ही, तो नहीं है तो वो कहेंगे ये 27 दिन और आगे थे, तो इसलिए इसमें टाइम लिमिट कोई दी है लेकिन यूजुअली फॉलो नहीं होती। टैक्स पेयर प्रोफाइल आपने देख लिया, शैल आल्सो फॉर द प्रोफेशनल which provide for furnishing of taxpayer profile. Taxpayer profile shall be filed electronically on the prescribed and the manner IRS portal. Taxpayer profile shall be verified in the manner उसी तरह IRS पे आप अपना प्रोफाइल जो भी डिटेल है डॉक्यूमेंट है 181 का फॉर्म भी आप फाइल करते हैं तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें बैंक अकाउंट ये वो सारी चीजें होती हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट अभी हमने वेल्थ स्टेटमेंट का सेक्शन पढ़ा था, तो अब वहां लिखा हुआ था प्रेस्क्राइब मैनर मेथड ऑफ वेरिफिकेशन, प्रेस्क्राइब मैनर मेथड जो है इधर है। रूल शैल प्रोवाइड फॉर वेल्थ स्टेटमेंट शैल बी इन द फॉर्म specified in part 4 of the second due to these rules verified in the press manner accompanied by such a statement specified in the form and in this ordinance these rules and circular issued thereunder accompanied by wealth reconciliation भी इसी का पार्ट है। और foreign income and asset statement. Rules shall provide furniture foreign asset. Foreign asset statement shall be in the prescribed form. इसका भी prescribed है। सेकंड शेड्यूल में सारी चीजें जो नोटिफिकेशन एसआरओ आता है उसमें ये सारे फॉर्म पहले वो दिए जाते हैं, फिर उसके मुताबिक इसमें होती है। पर्सन लाइबिलिटी फर्स्ट डे ऑफ जुलाई द फॉरेन एसेट ट्रांसफर वाले आ गए और कंप्लीट फॉरेन इनकम की और रिलेटेड एक्सपेंडिचर। Failure to furnish income statement by the resident person require furnish under penalty under so. Return to be furnished by non-resident ओनर के लिए उसके लिए ये रूल दिए गए कि जो नॉन रेजिडेंट ओनर है या एयरक्राफ्ट ओनर है ये 37 में ये प्रेस्क्राइब फॉर्म है, इस पे उसने देनी। ठीक है, अगले वाला ये रिटर्न फर्निश बाय द नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर चार्ट ये इसने फाइल करनी। इस नेक्स्ट स्टेटमेंट लीव ऑफ रिटर्न, ये पहले 115 में होती थी वो खत्म होगी, ये पुराना ही अभी 73 अब देख रहे चैप्टर से बैक ये छोड़ दे आगे 73 इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ फाइल 73 फाइलिंग ऑफ रिटर्न मेथड क्या है, कैसे फाइल रूल अप्लाई फॉर फॉर्मेट ऑफ रिटर्न एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड any application statement document furnished by the shall be furnished in the following manner by post carrier
डिलीवरी हैंड ये वो अब सारे ये खत्म हो गए। बस समझे कंपनी अब इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक में IRS पे जो मेथड में दिया है उसमें फाइल करनी, फेडरल गवर्नमेंट इनके सर शिप ओनर ये वो है नीचे है। AOP इलेक्ट्रॉनिक हर ये अब खत्म हो गया, अब हर एक ने इलेक्ट्रॉनिक की फाइल करनी। बस वो ऐसे ही चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक का उन्होंने 2A ही डाल दिया 114 का, उनके इलेक्ट्रॉनिक अब इलेक्ट्रॉनिक की फाइल करनी। चलिए जी ठीक हो गया। तो अब हम ये दिस वाज ऑल रिलेटिंग टू statutory framework of filing of return की definition, who is required to work, when is filed to work, method, manner, etc. related to